Good evening, everyone. Arpita, Ajay, Anjali. We have started our session. It is our first class on how to write an answer. 7 days of our answer writing boot camp. It is our first class. We will learn the basics of answer writing. Am I audible? Can you see the screen? Yes, we can see. Okay. Yes, sir, you are audible. Okay, right. Okay, welcome to Minds of UPSC. We are having a 7 day answer writing foundation boot camp, as you already know. What's the purpose of this 7 day plan? The purpose is you have to write like a ranker, of course. And before writing, you have to think like a examiner. जब तक आप एग्जामिनर के माइंड में नहीं जाएंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, यू हैव टू थिंक लाइक अ एग्जामिनर। एग्जामिनर ने प्रीलिम्स में अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो व्हाट इज द पर्पस, कहाँ से उसने उठाया होगा ये क्वेश्चन, किस तरीके से उसने पीवाई सॉरी एमसीक्यू के अलग अलग ऑप्शंस क्रिएट करे होंगे। इन द सेम मैनर मेंस की अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन अगर पूछा है तो व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। और बहुत सारे आपको क्वेश्चन जो देखने को मिलेंगे दैट हैज बीन ऑन द रिपीटेटिव थीम। ठीक है, वापस से रिपीटेशन हो रहा है, पीवाईक्यू में पूछे गए हैं और थोड़ा सा उससे उन्होंने क्या करा है, 80 को 90 कर दिया। मतलब पहले जो क्वेश्चन था उससे थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन इन द सेम मैनर। अगर आपने प्रीवियस ईयर भी देख के गए होते मेंस में, तो मोर और लेस यू हैव मोल्डेड द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यू हैव टू थिंक लाइक एग्जामिनर सो दैट यू कैन राइट लाइक अ रैंकर। ठीक है, हमारी 7 डेज की क्लास है, 2 आवर्स डेली रहेगा, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट डे में हमारा व्हाट इज आवर प्लान इन द डे 1। ये आपको पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, आप देख लेना डे 1 डे 2 डे 3 किस तरीके से विल प्रोग्रेस। जस्ट एक ब्रीफ में बता देता हूँ सो दैट यू कैन हैव अ ब्रॉड आइडिया। डे 1 में वी विल डिकोड द यूपीएससी माइंड, जो आज की क्लास है। ठीक है, हाउ द एग्जामिनर थिंक, व्हाट आर द वर्ड्स, हाउ व्हाट इज द रोल ऑफ आंसर्स, क्या है क्या नहीं होता है, किस तरीके से मार्किंग होती है, मोर और लेस ब्रॉडन आइडिया हम देखने की कोशिश करेंगे। व्हाट टूल यूपीएससी ट्रूली वांट्स फ्रॉम एन आंसर, अंडरस्टैंडिंग द डायरेक्टिव वर्ड्स। आज हम देखेंगे डायरेक्टिव्स में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं एंड हाउ टू अप्रोच दोस क्वेश्चंस, हाउ एग्जामिनर अलॉट मार्क, किस तरीके से मार्किंग होती है और क्या क्या होता है, फिर ये सब हम देखेंगे। थोड़े से रिव्यू वगैरह भी देख लेंगे, कॉपीज हम देखेंगे टॉपर्स की। देन ऑन द डे 2 वी विल हैव अ स्पेशल क्लास ऑन इंट्रोडक्शन। अगर मैं आपसे बोलूं कि आंसर राइटिंग में सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या है, तो दैट इज इंट्रोडक्शन। आप मानो या ना मानो, सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट कौन सा है, इट इज इंट्रोडक्शन। बॉडी में टाइम नहीं लगता है, लगता भी है तो इट टेक्स लेस अमाउंट ऑफ टाइम एज कम्पेयर टू इंट्रोडक्शन। हमारा क्या मन रहता है, हमारा क्या अप्रोच रहता है, इंट्रोडक्शन शुड बी द बेस्ट, इट शुड बी द बेस्ट। ऐसा इंट्रोडक्शन हो जाए कि सामने वाला पहली बार में ही ट्रायल हो जाए। ऐसा सोचने के लिए, ये सब करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। ज्यादा फोकस करते हैं तो यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम। और वहां पे ड्यूरिंग मीन्स आपके पास में पानी पीने का समय नहीं रहता है। मेरे साथ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पेन है वो गलती से गिर गया, जैसे रखते रखते कहीं फिसल गया और पेन गिर गया, तो पेन उठाने तक का टाइम नहीं रहता है। ये मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ये हर एक की बात है। पेन गिर गया, स्केल गिर गई, तो लेट इट बी, जो है दूसरा पेन उठाओ और लिखो। ठीक है, वंस अपॉन अ टाइम एथिक्स का पेपर था। ठीक है, इट वाज अ पेपर ऑफ GS4। अपने आप में GS4 इज द लेंथीएस्ट पेपर ऑफ ऑल दोस थिंग, जितने भी पेपर है उसके अंदर। ठीक है, एथिक्स के पेपर में हुआ क्या, एथिक्स का पेपर रहता है 2 to 5। अभी जो टाइम रहता है 2:30 to 5:30। अब 2:30 to 5:30 अभी होने लगा है, पहले मतलब 2 साल से 2:30 to 5:30, नहीं तो पहले 2 to 5 रहता था। और मॉर्निंग वाला रहता है 9 to 12। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या हुआ, ये 2 आवर्स का पीरियड था, इस समय मैंने क्या करा, पानी अच्छा पी लिया, मतलब ठीक ठाक पानी पी लिया। अब पानी पी लिया तो फिर 2 to 5 के बीच में ऐसा हुआ, 4 के अराउंड वॉशरूम जाने की मुझे बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन पड़ गई था। ठीक है, मतलब समझ लो कंट्रोल करने के बाद भी स्टिल
ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि डू और डाई वाली, मतलब सो आई हैड टू गो टू वॉशरूम, और वॉशरूम जाने में एटलीस्ट 2 मिनट 3 मिनट तो लग ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता है बाजू में रहती है, आपको नीचे इधर उधर उतर के जाना पड़ता है। तो 2 से 3 मिनट तो समझ लीजिए मेरा एक क्वेश्चन वहां पे खत्म हुआ था। ऑफ कोर्स आई एम ऑलरेडी स्लो राइटर, और 3 मिनट वहां पे खत्म हो जाना, लास्ट में 3 मिनट में मैं एक आंसर लिख देता हूँ पूरा 2 पेज का भर के, मतलब मैं नहीं, हर व्यक्ति लिख ही देता है। ऑल्दो कंटेंट could not be the great, but at least you can finish 2 pages। तो 3 मिनट मेरे ए से चले गए। तो समझ रहे हो आप व्हाट इज द रोल ऑफ एक एक मिनट एक एक सेकंड। तो वो रोल आपको कहाँ से सेव करना है, दैट एक एक मिनट एक एक सेकंड अगर आप सेव कर सकते हो तो सबसे बेस्ट जगह है, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो हम डे 2 में देखेंगे हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, अलग अलग अप्रोचेस देखेंगे, फिर अपन प्रैक्टिस भी करेंगे। डे 3 में वी विल सी द परफेक्ट बॉडी। ठीक है, बॉडी मतलब आपको पता है सबसे ज्यादा व्यक्ति की जान किस में होती है, बॉडी में होती है। जितनी बेहतरीन बॉडी होगी, जितनी मजबूत बॉडी रहेगी, जितनी स्ट्रक्चर्ड बॉडी रहेगी, उतना आपको वो पर्सनालिटी उसकी उतनी ग्रूम करेगी, उसका कैरेक्टर आपको क्या बोल सकते हैं, आपको उतना एस्थेटिक सामने वाला लगेगा उसके साथ में। यू विल फाइंड हिम और हर मोर फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, और फिर आपका मन भी रहेगा कि कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट किया जाए। तो वैसा ही जब आपका बॉडी स्ट्रक्चर, इट वुड बी वेरी गुड, नॉट फ्रॉम द कंटेंट, नॉट ओनली फ्रॉम द कंटेंट, कंटेंट तो होना ही चाहिए, बट ऑल्सो फ्रॉम द एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल्सो फ्रॉम द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, और थोड़ा बहुत जो और भी अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं उनके हिसाब से, और जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से अगर आप लिख रहे हो, तो दैट वुड, आई कैन गारंटी कि मतलब वो वन ऑफ द बेस्ट आपका आंसर वहां पे निकल के आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम सब देखेंगे डिटेल में ऑन द डे 3। डे 4 में विल टॉक अबाउट कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होता है, क्या नहीं होता है, कंक्लूजन किस तरीके से, वी विल फोकस ऑन कंक्लूजन, ये हम देखेंगे। तो समझ में आ रहा है यहाँ पे, ऑन द फर्स्ट डे वी आर डिकोडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ द माइंड ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर, सेकंड डे पे इंट्रोडक्शन बॉडी, देन थर्ड पे बॉडी स्ट्रक्चर, देन फोर्थ पे कंक्लूजन। ठीक है, मोर और लेस बेसिक्स आपको यहाँ पे 6 आवर्स हो जाएंगे, उतने में आपको बहुत बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, यू विल नॉट फाइंड दिस टाइप ऑफ क्लास एनीवेयर। विजन चले जाओ, बाबा चले जाओ, से लेके तो कहीं पे भी चले जाओ। ठीक है, उन्होंने जितने भी दिए होंगे वो सब बाहर पेपर लिखे, मैं एग्जाम के अंदर पेपर लिख के आया हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है क्या होता है क्या नहीं होता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना प्लेयर हूँ स्टिल। ठीक है, डे 5 द प्रेजेंटेशन मास्टर क्लास। प्रेजेंटेशन, अब ये सब क्या हो गए, ये सब दीज आर ऑल द थिंग जहाँ पे आपको कंटेंट एंड कॉन्टेक्स्ट और जो क्वेश्चन पूछा है उसके ऊपर आपको फोकस करना था। ठीक है, बट मोर कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी चीजें रहती है जो आपको अट्रैक्ट करती है। वो क्या रहती है, उसको बोला जाता है शो ऑफ। ठीक है, शो ऑफ होना चाहिए, शो ऑफ, या फिर आप कह सकते हो आर्टिस्टिक एलिमेंट, एस्थेटिक एलिमेंट वाले जो है, दिख के सर आए बाहर से। ठीक है, तो वो प्रेजेंटेशन किस तरीके से होना चाहिए, ऑल दोस थिंग, स्पेसिंग, अंडरलाइनिंग, फ्लो चार्ट, बॉक्स, ये वो सब चीजें वी विल लुक, एक ही डाटा को किस तरीके से अलग अलग तरीके से वी कैन प्रेजेंट, ऑल दोस थिंग विल लुक इन ऑन द डे 5। देन उसके बाद में आंसर राइटिंग, अपन लाइव आंसर राइटिंग करेंगे इन द क्लास, ताकि जो इनर्शिया है वो हमारा ब्रेक डाउन हो जाए। आपको बेसिक्स पता है, ऑल बेसिक्स हैव बीन क्लियर्ड। अब यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाएगी आंसर राइटिंग की, जो इनर्शिया है दैट वुड आई वांट कि आपका क्लास में ही ब्रेक डाउन धीरे धीरे होने लग जाए। ठीक है, फिर डे 7 पे भी हम सेम मॉक ड्रिल रहेंगे, और उसके साथ में विल ऑल्सो देखेंगे किस तरीके से वी कैन गो फर्दर। राइट, हैव यू गॉट ऑल दोस थिंग, जो ब्रॉड आइडिया आपको समझ में आ गया किस तरीके से हमारा प्लान चलेगा। यस बताइए सर। अजय, अर्पिता, Yes, sir. एंड वी हैव अंजलि एंड गौरव। राइट गौरव, हैव यू गॉट व्हाट आई वांट टू कन्वे। वी हैव अज्जू, यस सर। यस सर। अजय, welcome to the class, Gaurav, welcome to the class।
ठीक है, अब लेट अस स्टार्ट। ठीक है, आप अभी ज्वाइन हुए, कोई इशू नहीं है। अभी अभी से ही मेन हमारे जो कंटेंट पार्ट है, जो स्ट्रक्चर पार्ट है, जो आज का सेशन है, वो अभी यहीं से स्टार्ट होने वाला है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। आपको लग रहा है कि कहीं पे गड़बड़ हो रही है, कुछ समझ में नहीं आया है, बेसिक से बेसिक्स या बड़े से बड़ी चीजें, जो भी आपको पूछना है यू कैन आस्क। ठीक है, अब देखते हैं डे वन के अंदर हमारा तो अभी इंटेंशन वी हैव टू डिकोड द यूपीएससी माइंड। अब देखते हैं एक एक चीज। बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको और भी बेसिक चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, बेसिक्स आपको सबको पता ही होगा, लेकिन बहुत सारों को नहीं भी पता है। ठीक है, वी हैव 9 पेपर्स इन मेंस। अजय, यू आर ऑलरेडी यू हैव रिटन द मेंस पेपर, तो आपके लिए हो सकता है बेसिक्स बात हो, लेकिन वी हैव अदर स्टूडेंट एज वेल, तो उनके हिसाब से आई हैव टू कवर ऑल दोस थिंग। ठीक है, 9 पेपर्स हो रहे हैं यूपीएससी मेंस के अंदर। पहला पेपर होता है ऐसे का, ये सब आप अवेयर हो। इसका समय रहता है 9 to 11। ये होगा आपका फ्राइडे को। देन अगले दिन सैटरडे, अगले दिन उसके अगले दिन संडे। अगले दिन सैटरडे को GS1 होता है, ये आपका 9 to 12 होगा। देन GS2 रहता है, ये आपका 2:30 to 5:30 होगा। पहले 2 to 5 होता था, यूपीएससी का दिमाग अच्छा हो गया है तो उनने अभी 2.5 घंटे का गैप दे दिया है। देन GS3 अगेन 9 to 12, GS4 अगेन 2:30 to 5:30। अब मेरे हिसाब से अभी तक की आपकी ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए कि आपको GS1, GS2, GS3, GS4 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, कौन कौन से ब्रॉड आइडियाज आते हैं, उतने पता होना चाहिए, और उनका सेग्रीगेशन कितना होता है मार्क्स वाइज। ठीक है, ये सब आपका क्लियर होने चाहिए। जितनी आपकी क्लैरिटी रहेगी, उतना ज्यादा आपको समझने में, पढ़ने में और अपना टाइम डिवोट करने में उतना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, GS2 अभी मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा कि GS2 में क्या है, GS3 में क्या है, बट ये सब आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, भले आपने कोचिंग कर ली हो, एक एक साल व्यक्ति वाजीराम में कोचिंग करके आ जाता है, वाजीराम रवि में, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि GS2 में क्या आता है क्या नहीं आता है, किस, सॉरी, GS3 में, GS2 में किस तरीके से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो व्हाट इज द वर्थ, आपने इतना कंटेंट पढ़ लिया, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो दीज आर ऑल नॉनसेंस। आपको पहले तो बेसिक्स पता होना चाहिए, क्या आता है क्या नहीं आता है। ठीक है, तो दीज आर 5 पेपर, ये सभी के लिए कॉमन होते हैं, इतना सभी को आपको पता ही है। इसके बाद में मंडे टू फ्राइडे अगेन आपका गैप रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज आर देयर। आपको 5 डेज का गैप मिलता है। इसके बाद में अगेन ऑन सैटरडे यू विल हैव लैंग्वेज पेपर। ये लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी, उर्दू, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा। ठीक है, ये आपका लोकल लैंग्वेज का पेपर होता है, या फिर वर्नेकुलर लैंग्वेज का, अगेन 9 to 12। इसके बाद में रहता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश, ये रहता है 2:30 to 5:30। इसके बाद में होता है ज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज संडे। उसके अंदर आ रहा है आपका ऑप्शनल 1, 9 to 12, ऑप्शनल 2, 2:30 to 5:30। समझ में आ रहा है अर्पिता? आई गेटिंग ऑल दोस थिंग? Yes, sir. ठीक है, ये बेसिक है, ये आप जब तक ये समझोगे तो आपको फिर वहां पे बहुत इशू आएगा, ये वेरी वेरी हेक्टिक टास्क। ठीक है, तो ये आपको ब्रॉड आइडिया आपको आप समझ में आ जा रहा है, मतलब आप समझ लो कि हमारे पास में वी जस्ट हैव 2.5 hours, और 2.5 भी नहीं होता है, अभी क्या होने लग गया, 2 बजे से ही एंट्री कर लेते हैं, वो 2 बजे तक लास्ट एंट्री कर देते हैं, तो आपके पास में 2 ही घंटे का गैप रहता है। उसमें यू हैव टू टेक रेस्ट, यू हैव टू टेक फूड, फिर आप 10-15 मिनट घूमने में चले जाते हैं, वॉशरूम इधर उधर, फिर पढ़ोगे कब, खाओगे कब, पानी कब पियोगे, तो 2 घंटे में से समझ लीजिए 1 to 1.5 hour आपके पास में इफेक्टिवली रहते हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ रिवाइज करने के लिए। तो उस हिसाब से आपका कंटेंट बिल्डअप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंस, और उस हिसाब से आपका माइंडसेट डेवलप होना चाहिए। ठीक है, राइट। अब आते हैं और भी दूसरा पर्सपेक्टिव, राइट। अभी हमारा जो मेन वी आर डीलिंग विथ GS पेपर, राइट। मैं ऑप्शनल नहीं करा रहा हूँ आपको, ना लैंग्वेज करा रहा हूँ, तो इसको मैं रब कर देता हूँ। जहाँ पे हम
करने वाले हैं वो चीज के हिसाब से अभी बात करते हैं। ठीक है, दिस GS 1 2 3 4 ये हमारा डोमेन अभी चलेगा। एन ऐसे, ठीक है, ऐसे का तो अभी लेट इट बी। GS 1 2 3 4 के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब GS 1 2 3 4 के अंदर आपको मिलेंगे 10 मार्कर के 10 क्वेश्चन, 15 मार्कर के 10 क्वेश्चन। ये सभी को पता है? नहीं पता है तो आप देखना है ना। A4 जैसा पेपर रहता है। A4 है ना, A4 का 1 इंच नीचे नीचे से काट दो, उतना बड़ा यूपीएससी का पेपर रहता है। A4 है, उसको नीचे से 1 इंच काट दो, उतना बड़ा यूपीएससी का पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। आप कोई भी इंस्टीट्यूट की अगर कॉपी देख लोगे तो वो कॉपी के साइड में आपको ज्यादा गैप देखने को मिलता है। एटलीस्ट 1 इंचेस का गैप देखने को मिलता है, लेकिन यूपीएससी का कॉपी में इतना गैप नहीं रहता है। तो गड़बड़ होती है, विजन की कॉपी जो है थोड़ी सी छोटी है। और अगर आप यूपीएससी की कॉपी देखोगे तो वहां पे जाके यूपीएससी की कॉपी बड़ी लगती है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना। ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है लोगों को क्या बताएंगे वो। ठीक है, तो GS 1 के अंदर आपको देखो, सॉरी, 10 मार्कर के अंदर यू हैव 2 पेजेस। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है और आपको ये पूरा यहाँ पे पेजेस आपको फिल करने रहते हैं। मतलब आपके पास जितना आइटम है, जितना आप लिख सकते हो उतना आप यहाँ पे यू हैव टू डू ऑल दोस थिंग। 15 मार्कर के लिए यू हैव 3 पेजेस। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्वेश्चन लिखा रहता है, देन ये सब ब्लैंक पेजेस आपको रहते हैं। और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नथिंग, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे बाउंड्री बना दी, कुछ भी नहीं, वो ओपन एंडेड पेज छोड़ देते हैं, आपको जहां तक लिखना है वहां तक लिखिए। ठीक है, तो दिस एस्पेक्ट यू हैव टू रिमेम्बर कि भाई इतना इतना आपको लिखना है। इट मीन्स यहाँ पे आपके कितने हो गए, 10 × 2 20 पेजेस, यहाँ पे हो गए 10 × 3 30 पेजेस। टोटल यू हैव टू राइट 50 पेजेस इन 3 आवर्स, मतलब 180 मिनट्स के अंदर। अगर इफेक्टिवली देखोगे तो एक पेज आपका कितना जा रहा है, अराउंड आई गेस 3.5 मिनट के आसपास जा रहा है। मतलब 2 पेज आपका कितने में जा रहा है, 7 मिनट्स के आसपास जा रहा है। और फिर 3 पेज कितना जा रहा है, 10.5 मिनट के आसपास जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आपको थिंक भी करना है, सोचना भी है, और फिर लिखना है, सोचना है, अंडरस्टैंड करना है, कंप्रहेंड करना है, इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है, बॉडी में क्या करना है। तो ऑल दोज थिंग आपके 7 मिनट्स में होनी चाहिए, यहाँ पे 10.5 मिनट्स में होनी चाहिए। कभी कभी इसको 7, जैसे ये हो गया 70 मिनट्स, ये हो गया 105 मिनट्स, तो टोटल हो गया 175, मतलब 5 मिनट बचे। तो मैं जो करता था, मैंने बहुत जगहों पे 7.5 मिनट्स के हिसाब से काम चलाया था। 7.5 को एनालाइज करने में इजी रहता है। हाउ, 7.5 × 4, तो 15 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, और उसके अगला 15 मिनट में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, मतलब आधे घंटे में आपके 10 मार्कर के 4 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। 60 मिनट्स के अंदर 1 घंटे में 8 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। इस तरीके से 75 मिनट्स के अंदर आपके कितने हो जाने चाहिए, 10 क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अगर आपने ये पर्सपेक्टिव भी कर लिया तो मेरे हिसाब से ऑल सेट, आपका पेपर कहीं ना कहीं कंप्लीट इजीली हो जाएगा। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाए पेपर कंप्लीशन में, बहुत सारे स्टूडेंट्स को 60-70% स्टूडेंट को पेपर कंप्लीशन में इशू आता है। और सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल आपके सामने कोई है तो मैं हूँ आपके सामने सबसे प्रोमिनेंट एग्जांपल। ठीक है, मेरे कंटेंट में कभी कमी नहीं रही है, कंटेंट ऑलवेज वाज देयर, लेकिन पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, तो आपको वो गलती नहीं करना है, इसीलिए ये सब आपको माइन्यूट छोटी छोटी जो डिटेल्स है आपको वो बता रहा हूँ मैं। अब देखते हैं यूपीएससी की फिलोसॉफी, व्हाट एग्जामिनर्स लुक्स फॉर। एग्जामिनर्स को क्या, कुल मिला के उनकी क्या रिक्वायरमेंट रहती है, क्या डिमांड रहती है। ठीक है, यूपीएससी डजंट टेस्ट मेमोरी, इट टेस्ट क्लैरिटी ऑफ थॉट, बैलेंस ऑफ जजमेंट एंड क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, अब एक एक चीज को थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। क्लैरिटी, ऑफ कोर्स क्लैरिटी आपकी नहीं रहेगी तो आप जो प्रेजेंट करना चाह रहे हो, अगर आपको ही पता नहीं है वो कि मैं फॉर में जा रहा चाहता हूँ, अगेंस्ट में जाना चाहता हूँ, तो दैट इज समथिंग कि आपके आंसर में भी वो रिफ्लेक्ट होते हुए आएगी। अगर आपके अंदर गड़बड़ है एट वेरियस पॉइंट ऑफ, एट वेरियस पर्सपेक्टिव, तो कहीं ना कहीं वो जो चीजें हैं वो आपके आंसर्स में रिफ्लेक्ट होते हुए आएगी। क्योंकि 7 मिनट में जो आपके अंदर भरा है, जो आपके अंदर इम्बाइब है, जो आप ऑलरेडी इनकलकेटेड है,
वही चीज आपके पेपर में आएगी। ऐसा नहीं है वहां पे आप खुद सोच के कि मैं वहां जाऊंगा ना एकदम गांधी जी जैसा या फिर सरदार पटेल जैसा मैं सोच लूंगा और लिख दूंगा। नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है 7 मिनट्स में। मैंने आपको बोला पानी पीने का टाइम नहीं रहता है। तो आप समझ लीजिए क्लैरिटी कैसे होगी। क्लैरिटी आपकी पहले से ही बननी होनी चाहिए। पहले से बोले तो ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फेज जो अभी हम कर रहे हैं दैट इज प्रिपरेशन। इस समय आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट आने चाहिए, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से कोई भी डायमेंशंस को सोचना है, अ, कोई भी टॉपिक के ऊपर आपका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए। देन बैलेंस ऑफ जजमेंट। ठीक है। ठीक है। एवरी वेयर यू विल सी इन इंडिया नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, हर व्यक्ति नेगेटिव है। एवरीवेयर नेगेटिव थॉट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। तो नेगेटिव थॉट को आपको क्या करना है, बैलेंस विथ पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिविटी हर जगह पर है बट आपको क्या करना है, यू हैव टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। तो आपका जो जजमेंट होना चाहिए इट शुड बी बैलेंस। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ही आप क्रिटिसाइज कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट के फॉर में ही क्रिटिसाइज मतलब फेवर कर रहे हो। बैलेंस होना चाहिए कि भाई अच्छी चीजें हैं बट देयर आर स्टिल वी हैव टू इम्प्रूव, या फिर देयर आर बहुत सारी बुरी चीजें हैं बट स्टिल वी हैव होप। तो ये वाला जो पर्सपेक्टिव है इट शुड बी रिफ्लेक्टेड नॉट ओनली इन यूपीएससी के आंसर्स बट ऑल्सो इन लाइफ। ठीक है। यूपीएससी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, है ना। तो आपको लाइफ के अंदर भी ऐसा ही पर्सपेक्टिव होना चाहिए और जब लाइफ के अंदर पर्सपेक्टिव रहेगा वही चीज आपके मेंस के आंसर के अंदर रिफ्लेक्टिव होगी। ये आपको बार बार बोल रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है ना, बैलेंस रखना है इन जजमेंट एज वेल एज पॉजिटिव। एंड द लास्ट वन इज क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन से आप समझ ही रहे हो। एक्चुअल में जैसे मैं शुरुआत में जब आई हैव स्टार्टेड राइटिंग तो मैं क्या होता था, एक ही फॉर एग्जांपल कोई आई हैव टू प्रेजेंट या एनालाइज समथिंग, तो मैं क्या करता था पूरा 2 लाइन लिख देता था, 3 लाइन लिख देता था फॉर एन, उसको क्या करता था थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हुए पॉइंट लिखता था। 1 पॉइंट ऐसा लिख दिया, सेकंड पॉइंट भी। लेकिन व्हाट हैपेंस इज आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यू हैव टू बी कंसाइज और आपका जो वर्ड्स निकलने चाहिए दैट शुड बी क्वालिटी। क्वालिटी आप समझ रहे हो कि क्वांटिटी नहीं होना है, क्वांटिटी शुड नॉट बी देयर। क्वांटिटी से ऊपर क्या होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन। क्वालिटी ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर आपको सबसे बेस्ट जो मिलेगा दैट इज कीवर्ड्स। ठीक है। अगर आपने कीवर्ड्स को अपने अंदर इम्बाइब कर लिया, इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल, ये सब तो बेसिक हो गए कीवर्ड्स। लेकिन देयर आर मेनी कीवर्ड्स आप देखोगे हर एक सब्जेक्ट के, अरे हर एक डोमेन के देयर आर सम कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स आपके अंदर इनकलकेट होने चाहिए। एक्चुअल में वो कीवर्ड्स तो है ही, लेकिन मोर देन कीवर्ड्स दे आर द बेसिक्स ऑफ दैट सब्जेक्ट। अब इंक्लूसिव ग्रोथ, गवर्नेंस के अंदर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है उसका मेन क्या क्रक्स रहेगा, गवर्नेंस कर क्यों रहे हो आप, बताइए। अजय, एवी अजय, बताइए क्या गवर्नेंस क्या का पूछा सर? एस्पेक्ट क्या है। व्हाट इज द कोर ऑफ गवर्नेंस, व्हाई वी फोकस ऑन गवर्नेंस वाला एस्पेक्ट। गवर्नेंस का एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस। नो नो, इन टर्म्स ऑफ सिलेबस नहीं, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन गवर्नेंस का रोल क्या रहता है। सर्विस डिलीवरी मेनली सर। ओके, सर्विस डिलीवरी। और सर्विस रिसोर्स सर्विस डिलीवरी से एलोकेशन। क्या होगा, ऑफ कोर्स रिसोर्स एलोकेशन। एंड उसके बाद इससे क्या होगा, सिटीजन्स एम्पावरमेंट, ईज ऑफ गवर्नेंस जो भी होगा, सिटीजन एम्पावरमेंट। नहीं अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, हम्म। इम्प्रूवमेंट ऑफ पीपल। यस। कैन वी से, कैन वी से इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव, यस। समझ में आ रहा है। अब देखो, ओके थैंक यू अजय। अब देखो अजय ने भी जो बातें बोली, सर्विस डिलीवरी इट इज ऑल्सो कीवर्ड, ऑफ कोर्स सर्विस डिलीवरी तो बेसिक ही है। ये भी कीवर्ड ही है। आपको कीवर्ड मतलब इट इज नॉट जस्ट ए कीवर्ड, इट इज अ रिफ्लेक्शन जो आपके ग्राउंड पे हो रहा है और इट इज अ कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट। तो गवर्नेंस का कोर क्या है, सर्विस डिलीवरी। सर्विस डिलीवरी, रिसोर्स एलोकेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग गवर्नेंस, इसके साथ में पीपल सेंट्रिक, सिटीजन एम्पावरमेंट, पीपल एम्पावरमेंट, अल्टीमेटली इंक्लूसिव ग्रोथ। ये जितने भी सब आपको चीजें बताइए दिस ऑल आर कीवर्ड।
और कीवर्ड के बियॉन्ड दिस ऑल आर द कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट। आप गवर्नेंस उठा लो, सोशल जस्टिस उठा लो, एग्रीकल्चर उठा लो, कोई भी चीज उठा लो, चाहे ऑप्शनल उठा लो, ये आपको सेम देखने को मिलेगा। कीवर्ड्स आर द कोर ऑफ दैट सब्जेक्ट, इसीलिए आपको बार बार बोलते हैं कि कीवर्ड्स याद होने चाहिए, कीवर्ड्स याद होने चाहिए। ठीक है, अब कीवर्ड्स को क्या हुआ, यही गड़बड़ कर दी है कि कीवर्ड्स को हमने रट्टाफिकेशन पे फोकस कर दिया, लेकिन दे आर नॉट द रट्टाफिकेशन, दे आर द क्रिटिकल एलिमेंट, जिसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको दैट सब्जेक्ट का कोर डायमेंशन पता चलेगा, और कोर से आपको उसके पेरीफेरी तक भी आप जा सकते हो। ठीक है, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी या फिर सर्विस डिलीवरी। अब सर्विस डिलीवरी के अंदर फिर आपको पेरीफेरी में जाना है। सर्विस डिलीवरी के पेरीफेरी में क्या होगा, क्वालिटी, क्वांटिटी, रीच। ठीक है, फिर उसके साथ में सर्विस डिलीवरी के अंदर वेरियस एस्पेक्ट, फिर ई गवर्नेंस वाला पार्ट हो गया, किस तरीके से किस तरीके से एम गवर्नेंस, एम मीन्स मोबाइल बेस्ड गवर्नेंस। ठीक है, इसके साथ में इंटीग्रिटी, सर्विस डिलीवरी को कैसे इंप्रूवमेंट कर सके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी वाला, ट्रांसपेरेंसी वाला एस्पेक्ट। तो ये क्या हो गया, हमने मेन कोर एलिमेंट समझ लिया, अब इससे हम और पेरीफेरी वाले एस्पेक्ट को समझ रहे हैं। आई यू गेटिंग माई पॉइंट? कीवर्ड अगर आप पकड़ोगे तो आपका हाथ फिर कोई नहीं पकड़ सकता आंसर राइटिंग में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब नाउ दिस थ्री, इसके साथ में थ्री इनविजिबल पिलर्स ऑफ गुड आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज दैट? रिलेवेंस, डिड यू एड्रेस एग्जैक्टली व्हाट वाज आस्क्ड एंड नॉट व्हाट यू नो। रिलेवेंस, जो पूछा है आपको वही आंसर देना है। आपको अगर कोई बोल बच्चन करना है या फिर आपको बियॉन्ड समथिंग जाना है, तो वो कब जाना है, जब आप ऑलरेडी चीजों को एड्रेस कर दिया है उसके बाद जाना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपसे मैंने पूछा कि व्हाट इज योर नेम, तो आपको पहले बताना है माय नेम इज शुभम, फिर उसके बाद में आपको बताना है कि आई एम फ्रॉम दिस दिस, आई वांट टू डू दिस दिस। लेकिन पहले जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपको एड्रेस करना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और बहुत बार ऐसा होता है कि एड्रेस करते करते ही और एड्रेस का एनालिसिस करते करते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि एडिशनल जो चीजें होती है, दैट व्हाट इज दैट, दैट इज वे अहेड, वे फॉरवर्ड। अब वो वे फॉरवर्ड क्यों किया जाता है, ताकि सॉल्यूशन अप्रोच, सॉल्यूशन माइंडेड आपका जो है रिफ्लेक्ट हो। आपका थॉट जस्ट नॉट लिमिटेड दैट टू प्रॉब्लम। आपका जो माइंड है या फिर आपका जो अप्रोच है, दैट शुड बी लाइक अ ब्यूरोक्रेट, कि आपको ग्राउंड पे कहीं ना कहीं जाके उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, वो भी आपको उसके बारे में भी बेसिक्स पता है। तो ये वाला वे अहेड वाले की बात कर रहा हूँ कि आपको अगर आप एड्रेस कर रहे हो उसके बाद में अगर आपको कुछ लिखना है तो वो आपको वे अहेड या फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। लेकिन कोर डिमांड अगर आपने एड्रेस नहीं करी, जो पूछा गया है वो एड्रेस नहीं करा, तो फिर खत्म। वे अहेड लिख के आ गए तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब इज योर आंसर लॉजिकली ऑर्गेनाइज, लॉजिकली, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ठीक है, ये स्ट्रक्चर वाले के ऊपर हम जब डे 3 रहेगा, बॉडी वाला जो पार्ट रहेगा, बॉडी वाला डे, उस समय थोड़ा और अच्छे से देखेंगे। बट आपका होना चाहिए स्ट्रक्चर, मतलब एक फ्लो बनना चाहिए आपके आंसर में। इंट्रो, इंट्रो से क्या करते हो, इंट्रो से आप बेस बनाते हो। अगर आपने कोई भी बिल्डिंग देखी हो, ठीक है, ये 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग, तो उसके नीचे फाउंडेशन बनता है। वो फाउंडेशन आप कैसे बनाते हो, यहाँ पे आपने पिलर लगा दिए या फिर पाइल्स लगा दिया, फिर गड्ढे खोद के आप यहाँ पे स्टैंसन कर रहे हो। तो वैसा ही आपको क्या करना है, एक बेस बनाना पड़ता है आंसर राइटिंग के पहले। ठीक है, हिंदी में उसे बोलते हैं भूमिका। ऐसे में भी आपको सेम देखने को मिलेगा। तो ऐसे जो है वो 1000 वर्ड का रहता है, तो उसका जो बेस रहता है वो 100 वर्ड का हो गया। अभी हमारा आंसर है 150 वर्ड का, तो इसका बेस हमारा कितने में हो जाएगा, 15 वर्ड्स में हो जाना चाहिए। इस तरीके से आप याद रखो। तो बेस बना लिया, बेस से आपने क्या करा, उसे बता दिया कि भाई किस किस तरीके की हमें बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद में आप जाते हो बॉडी के ऊपर। अब बॉडी के ऊपर फिर जिस तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन, वही जो पूछा गई डिमांड उसको आपको एड्रेस करना है, और फिर उस हिसाब से आंसर को आपको लॉजिकल वे में आगे बढ़ाना है। फिर अल्टीमेटली वे हेड अगर चाहो तो, या फिर मौका मिला है क्वेश्चन में, कहीं पे आ रही है वैसी सोसाइटी के क्वेश्चन में वे हेड नहीं हो पाता है बहुत बार, हिस्ट्री में नहीं हो पाता है, तो उस तरीके से आपको देखना है, नेविगेट उस हिसाब से करना है, और लास्ट में कंक्लूजन।
कंक्लूजन से ये पता चलता है कि आपने जो है, जो आप बताना चाह रहे थे वो यहाँ पे आपने एंड कर दिया है, एंड यू हैव गिवन अ समरी क्रक्स। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपने क्या करा, ओपन किया है बाय गिविंग अ बेस या बाय फॉर्मिंग अ बेस, यहाँ पे आपने एंड किया है बाय कंक्लूजन बाय गिविंग अ क्रक्स समरी। तो ये क्या होगा, दिस इज अ लॉजिकल अप्रोच। बहुत बार क्या होता है, कंक्लूजन के लिए समय नहीं रहता है तो चलता है, वो कभी कभी चलता है, लेकिन नॉट इन एवरी केस। 20 में से 16-17 आंसर में आपने लिखा है, 3-4 में नहीं लिखा है, चलेगा। लेकिन क्या होता है, जैसे मेरा भी पर्सपेक्टिव हो गया है कि जब तक कंक्लूजन नहीं आएगा तो आंसर मुझे लगता है कि खत्म नहीं हुआ है। अगर आप भी चेकर रहोगे, एग्जामिनर रहोगे, तो आपका भी सेम पर्सपेक्टिव रहेगा, अरे यार कुछ तो मिस हो रहा है, कुछ तो मिस हो रहा है। और वो कुछ तो मिस होने के कारण आपके मार्क्स वो काट लेगा। तो उसको मौका ही क्यों दो कि कुछ कुछ तो मिस हो, वैसा वाला एलिमेंट उसके दिमाग में आए। आई गेटिंग? बताइए। अजय, बोथ अजय, गौरव, अर्पिता, अ- अंजलि, एम ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो आंसर तो दो। अंजलि? नो। अर्पिता? बोलो। Yes, sir. अजय? अज्जू? अज्जू, आई Yes, इन sir. लाइब्रेरी? Audible. ओके ओके, राइट। तो ये आपको बेसिक, यहाँ पे हमने दो चीज देख ली। और तीसरा है दैट इज सब्सटेंस। हैव यू एडेड वैल्यू, एग्जांपल, डाटा, रिपोर्ट्स, एनालिसिस। ये सब हम अभी देखेंगे आगे, किस तरीके से ये सब्सटेंस आप ऐड करते हो। सब्सटेंस मतलब क्या हो रहा है, मतलब जान होनी चाहिए, सब्सटेंस कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बिल्डिंग बना दी तो जस्ट आपने कुछ भी चीज लगा दी और वो आंधी आए उड़ जाए, वैसा नहीं। उसको आपको क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है। तो स्ट्रेंथन करने के लिए आप क्या लगाते हो, रेनफोर्समेंट, आरसीसी, सरिया लगाते हो, स्टील लगाते हो, बार लगाते हो। तो वैसा ही आपको भी यहाँ पे क्या देना है, एग्जाम्पल के थ्रू कभी स्टील की फ्रेमिंग दे देना है, कभी अंबुजा का सीमेंट डाटा के थ्रू लगा देना है। आई गेटिंग? किस तरीके से आपको यहाँ पे आपके आंसर्स को रोबस्ट बनाना है, सब्सटेंस उसे प्रोवाइड करना है। नॉलेज गेट्स यू टू द एग्जाम हॉल, एक्सप्रेशन गेट्स यू टू द मार्क्स। ठीक है, अब आपके पास में कितना भी नॉलेज हो, जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब मेरे साथ में क्या गलती होती थी, मतलब आई एम नॉट बैड एट एक्सप्रेशन, लेट्स से दूसरों के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में क्या गलतियां होती हैं। गलतियां ये होती है कि जैसे कोई भी क्वेश्चन आ गया, लेट्स से सेल्फ हेल्प ग्रुप का क्वेश्चन आ गया, क्योंकि सब सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में अवेयर है, इसके लिए आपको बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ। या फिर लेट्स से फैमिली का क्वेश्चन आ गया, इतना तो आप सभी समझ में आता ही होगा आपको, फैमिली हो गया, सोसाइटी का क्वेश्चन। ठीक है, कि फैमिली की वैल्यूज आज के समय पे डिग्रेड हो रही है या फिर नहीं हो रही है, आप बताइए, जनरेशन गैप आ रहा है, तो आपको क्या लगता है, इस तरीके से आप कोई क्वेश्चन आ गया। तो अब जो है, अब बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि अब देखो, कि सर ने बताया था कि सब्सटेंस होना चाहिए, सर ने बताया था स्ट्रक्चर होना चाहिए, और आप एड्रेस करना होना चाहिए। ठीक है, तो वो फर्स्ट एंड सेकंड वालों को भूल जाते हैं। मतलब सेकंड वाला स्ट्रक्चर तो याद रहता ही है कि इंट्रोडक्शन और बॉडी और कंक्लूजन इस वे में लिखे गए, लेकिन जो मेन है सब्सटेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करने लग जाते हैं बहुत बार। तो सब्सटेंस के ऊपर ज्यादा फोकस हो जाता है, तो अगेन इंट्रोडक्शन पे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इंट्रोडक्शन टाइम कंज्यूमिंग हो गया तो यहाँ पे 1.5-1 मिनट तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन पे खा गए, यहाँ पे ही गड़बड़ फिर स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, एक्सप्रेशन जो है उसको क्रिस्प नहीं रखते, या फिर आप कह लीजिए कंसाइज नहीं रखते। कंसाइज नहीं रखते तो अगेन वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। पहले तो आप 2-3 लाइन का कोई एक पॉइंट लिख रहे हो, फिर उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हो, उसको भी आपने क्रिस्प नहीं रखा। तो एक ही पॉइंट को आपने बहुत ज्यादा एग्जाजरेट कर दिया, एक ही पॉइंट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बोल दिया। ठीक है, अभी क्या हो रहा है आज के समय पे, आज के समय पे टॉपर आप देख लो, सभी की कॉपी वो 5-5 6-6 पॉइंट लिख रहे हैं एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में 5-5 6-6 पॉइंट लिख रहे हैं, वे हेड में 2-2 3-3 पॉइंट लिख रहे हैं, कंक्लूजन लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, और ये 1 2 3 4 के साथ में एग्जाम्पल भी लिख रहे हैं। अब आपकी कॉपी जाएगी और सामने वाले की कॉपी जाएगी। आपकी कॉपी में आपने 3 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, सामने वाले ने 5-6 पॉइंट लिख दिए वहां पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी एग्जामिनर रहोगे तो आप वो 6-7 पॉइंट वाले को ही मार्क्स दोगे।
और उसके साथ में अगर उसने एग्जाम्पल लिखा है हर एक में, तो जेन्युइन सी ऑब्वियस सी बात है कि उसको ऑफ कोर्स प्रायोरिटी मिली जाएगी, दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अपने आप को सेंटर पॉइंट मानिए कि अगर आप एग्जामिनर होते तो किसको मार्क्स देते हैं। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही एग्जामिनर भी सोचता है। ऐसे एग्जामिनर कोई तोप नहीं है कि कोई ऊपर से उठ के आ गया है। ठीक है, पता चला आप भी कभी एग्जामिनर बन जाओगे, या फिर होते ही एग्जामिनर, जैसे मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा तो मैं एग्जामिनर हो गया वहां पे। ठीक है, मेरा भी पर्सपेक्टिव सिमिलर ही तरीके से चलेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाला जो एक्सप्रेशन है उस पे आपको ध्यान रखना है। एक्सप्रेशन पे कंसाइज होना चाहिए, क्रिस्प होना चाहिए। ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी है, अभी हम देखेंगे अगर डिटेल में आता है आगे तो। इसके साथ में एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, व्हाट हैपन इनसाइड इवैल्यूएशन। इनसाइड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन जब कर रहा है सामने वाला तो उसका अप्रोच क्या रहता है। ठीक है, एग्जामिनर के पास में देखिए बहुत सारी कॉपीज रहती है, ऑलरेडी ही इज फ्लडेड विथ ऑल दोस कॉपीज। एक कॉपी 50 पेज की रहती है। ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। एक बार मैंने मेरे भाई को दिया था कि आई हैव रिटन अ 10 पेजर ऐसे, मैंने बोला था भाई ये पढ़ दो, थोड़ा सा गाइड कर दो कहाँ पे गलती लग रही है। ठीक है, तो मेरा भाई सो गए, स्लेप्ट। ठीक है, मैंने बोला चलो सो गए, चलो बता तो दो कितना पढ़ा आपने उसमें से। तो 1 पेज 2 पेज भी नहीं पढ़ पाए वो, समझ रहे। इतना मुश्किल होता है एग्जाम पढ़ना कॉपीज को। ठीक है, एग्जामिनर के लिए तो और भी मुश्किल होने लग जाता है, क्योंकि उसके पास में सामने ही इतना ढेर रखा हुआ है कॉपीज का, एंड योर कॉपीज ऑल्सो 50 पेज। तो हर लाइन पढ़ना, हर लाइन को देखना, हर एग्जाम्पल को देखना, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। करते भी नहीं है, और वो सब हो चुके हैं एक्सपीरियंस। इतना समय नहीं है, जीवन का अनुभव बहुत हो गया है, इतना कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको उसको ध्यान दिलाना है, ले भाई देख, ये मैं लिख के आया हूँ, देख, नहीं देखेगा तो तुझे मैं बार बार दिखाऊंगा। इस तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, डबल लाइन, अंडरलाइन, कुछ ना कुछ करके सामने वाले को बताना पड़ता है। ये तो एक अप्रोच अभी हम देखेंगे। लेकिन अब जैसे आपकी आंसर गई तो किस तरीके से मार्किंग वो करते हैं, लेट अस सी। लेट अस सी, अगर 15 मार्कर का कोई क्वेश्चन रहा, तो अगर एवरेज है कि भाई देख लिया रीडेबल बट मैकेनिकल, तो 4 to 4.5 मार्क्स के आसपास वो दे देते हैं। अबो एवरेज उनको लग रहा है कि अबो एवरेज आंसर है, तो स्ट्रक्चर्ड है, बैलेंस है, इंसाइटफुल है। ठीक है, वो इंसाइटफुल कहाँ से आ जाता है, एग्जाम्पल से आ जाता है, या फिर आपका कोई, आप, ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझता ही नहीं है, मतलब पॉजिटिव आप लिख रहे हो, 2 3 आपने दे दिए तो वो समझ में आ गया कि आपने जो मेन आइडिया था उसको समझ लिया है, उसके ऊपर से आपने एग्जाम्पल भी दे दिया है, इस तरीके से। तो अगर आपका कहीं पे कोर एलिमेंट मिस हो रहा है तो वहां पे वो समझ जाते हैं कि भाई इंसाइटफुल नहीं है, क्योंकि कोर आइडियाज को आप मिस कर दिए। तो फिर उस हिसाब से ये वाला एवरेज में आप काउंट हो जाते हो। अगर आपने कोर आइडियाज को भी डील कर लिया तो ये आप अबो एवरेज तक के आ गए। एक्सेप्शनल होते हैं वेरी वेरी फ्यू रेयर केसेस। ठीक है, एक्सेप्शनल, क्रिस्प, एनालिटिकल, वैल्यू एडेड, यहाँ पे आपको मिलते हैं 6.5 से 7 से 7.5, मतलब 15 में से आधे मार्क्स मिल गए। अगर आप 10 का लोगे तो 4.5 या 5 मार्क्स। 5 मार्क्स तो बहुत मुश्किल से मिलते होंगे, 10 में 4.5 मार्क्स के आसपास आपको देखने को मिल गए। तो दीज आर ऑल, ये कौन सा हो गया, एक्सेप्शनल। अब यहाँ पे क्या आ गया, क्रिस्प है। ऑफ कोर्स क्रिस्प आ गया। एनालिटिकल, एनालिटिकल मतलब इंसाइटफुल, वहां पे आप समझ ही पा रहे होगे। एक नया एलिमेंट यहाँ पे ऐड हुआ है, दैट इज वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हम देखेंगे हमारे 5th डे के अंदर, कि वैल्यू एड हम किस तरीके से और कर सकते हैं। धीरे धीरे आते जाएगा ये सब चीजें। तो हमें क्या करना है, 7 डेज के अंदर एटलीस्ट एवरेज से तो ऊपर हमें बढ़ ही जाना है। ठीक है, अभी आप कोई भी स्टेज पे चल रहे हो, एटलीस्ट आपका जो आंसर आने चाहिए वो एवरेज तो नहीं आने चाहिए। अब वो एवरेज तक के आपको 7 डेज में पहुंच जाना है। अब 7 डेज में मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप श्रुति शर्मा और अनुदीप दूरी शेट्टी को बीट कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, नहीं हो पाएगा वो। तो एक्सेप्शनल नहीं, हमें अभी अबो एवरेज की तरफ बढ़ना है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी तो आगे भी हम बढ़ते जाएंगे। थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा बोर लेक्चर है, बट ठीक है भाई, पढ़ना थोड़ा सा बोर रहता ही है। वी हैव अमल, अर्पिता, बताइए किसी को कोई डाउट है। हेलो।
Am I audible? Yes. ओके क्लियर। Yes. ठीक है, बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग के देखिए, बेसिक्स के अंदर आपको ये इतने एलिमेंट देखने को मिलेंगे। लेट अस गो इन डेप्थ। डेप्थ में जाएंगे लेकिन क्रिस्प ही रखेंगे अपन। यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए। जब तक आप क्वेश्चन को समझ में नहीं आएगा, आप कुछ भी लिख लो, नहीं हो पाएगा। वाई? बिकॉज आपने अंडरस्टैंडिंग ही नहीं समझी। अंडरस्टैंडिंग मतलब डिमांड। जब तक आप डिमांड नहीं समझ पाओगे, आप सप्लाई कैसे प्रोवाइड करोगे? ठीक है, सामने वाले को क्या डिमांड है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी चाहत क्या है, जब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा, पूछना क्या चाह रहा है, तब तक आप सप्लाई नहीं दे पाओगे। सप्लाई दोगे तो उसके अंदर गैप आ जाएगा, डिमांड सप्लाई में गैप। ठीक है, तो वो गैप हमें कम से कम होना चाहिए। जो पूछा गया है डिमांड हमें समझ में आ जाए, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ में आ जाए। देयरफॉर अंडरस्टैंडिंग आपकी यहाँ पे प्लेज अ क्रिटिकल रोल। इसके बाद है कंटेंट। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ गया डिमांड क्या है। अब डिमांड के बाद में आप सप्लाई दे रहे हो, सप्लाई में आपको क्या सप्लाई देना है, मतलब वो हो गया कंटेंट। और मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, ठीक है, एस्थेटिक और ये जितनी भी सब चीजें होती है, दे दिस ऑल आर सेकेंडरी। जो किंग होता है, कंटेंट इज द किंग। ये आप गार्ड बांध के रख लो, कंटेंट इज द किंग। कंटेंट है तो सामने वाला आपके सामने नतमस्तक हो जाएगा। दैट इज वाई, बिकॉज यू हैव कंटेंट। कंटेंट नहीं रहा तो आप कितनी भी हवाबाजी कर लो, नथिंग विल हैपन। और कंटेंट के साथ में फिर आप हवाबाजी कर रहे हो तो दैट वुड बी अ चेरी ऑन द टॉप। इस तरीके से वो चीजें हो जाएगी कि वो किंग नहीं होगा, फिर वो सुपर किंग हो जाएगा, या फिर महाराजा हो जाएगा, राजा नहीं महाराजा हो जाएगा। लेकिन आपको एटलीस्ट कंटेंट पे फोकस करना है। जो मार्किंग होती है, मेजोरिटी ऑफ मार्किंग इट इज बेस्ड ऑन द कंटेंट। ठीक है, तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो, आपने आंसर लिखा, आपको समझ में आ गया कि आई हैव नॉट प्रोवाइडेड जस्टिस टू द आंसर, तो आप उसका चैट जीपीटी का ही यूज लो। ठीक है, नहीं हो पा रहा है, या तो फिर आप उसके मॉडल आंसर देख लो। आपके या तो बेसिक मटेरियल देख लो, वहां पे जाओ, वापस से रिविजिट करो, फिर वहां पे लेट्स से मॉडल आंसर को ही देख रहे हो, तो आपको मॉडल आंसर में वो इतना अच्छे तरीके से बता दे रहे हैं। आपको वहीं पे क्या करना है, वहीं पे वापस से उसको याद करने की कोशिश करना है, समझने की कोशिश करना है, अंडरस्टैंड करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस रश करके आपको फटाफट फटाफट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग, नहीं। मॉडल आंसर को एनालाइज करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो यू हैव टू गो बैक टू मटेरियल। अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है, कंटेंट है, तो वापस से एक बार मॉडल आंसर को देख लो कि कोई एडिशन पॉइंट मिल जा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। तो व्हाट इज दैट, मटेरियल के पास जाना है आपको, मॉडल आंसर के पास जाना है। देन हो रहा है स्ट्रक्चरिंग। कंटेंट बेस स्ट्रक्चरिंग हो सकती है, या तो फिर स्पेशल बेस स्ट्रक्चरिंग हो सकती है। कंटेंट बेस बोले तो जिस तरीके से कंटेंट पूछा गया है, पार्ट्स, सब पार्ट्स, एक एक क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट पार्ट्स रहते हैं, कि यू हैव टू प्रोवाइड इंटरजनरेशनल एंड इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एंड इक्वालिटी। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ गया तो वहां पे क्या हो गया, इंट्रा और मतलब इंट्रा और इंटर दोनों के बीच में, और यहाँ पे इक्विटी और इक्वालिटी, इक्विटी और इक्वालिटी। समझ रहे हो आप? ये हो गया पार्ट्स, ये हो गया सब पार्ट्स। तो आपको क्या देना है, सभी को इज्जत देनी है, तो यहाँ पे क्या हो गया, दैट इज स्ट्रक्चरिंग। अब आप एक आंसर में एक, दो, तीन, चार, फिर यहाँ पे वे हेड भी लिखी दोगे आप, कंक्लूजन भी लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन भी लिख रहे हो। आई यू गेटिंग? ऑलरेडी आपने चार पार्ट लिखे, ये चार को भी आप एक्सप्लेन करोगे दो दो तीन तीन में। ठीक है, और चार में ये एक एक पॉइंट को एलाबोरेट करने में दो दो, जैसे एक को आपने ए और बी दो सब पार्ट्स में, सब पार्ट्स के भी सब पार्ट्स में आप ले जा रहे हो, तो इट इज नॉट डिफिकल्ट कि आप ये वाले एस्पेक्ट को एक दो तरीके से खोल पाओ। इट इज नॉट, इतना आपके पास में कंटेंट रहता है कि आप उसको आराम से ओपन कर सकते हो। व्हाट आई वांट टू से, कि जब आप कंटेंट बेस्ड या फिर जब सब पार्ट्स और पार्ट्स बेस्ड जिस तरीके से पूछा गया है उस तरीके से आप ओपन करते जाओगे क्वेश्चन, तो पहली बात तो कंटेंट में आपकी जो कमी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और आपका जो आंसर दिखेगा इट वुड बी अ मोर स्ट्रक्चर्ड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अजय, अज्जू, अमन, गौरव, यस और नो बोलो। नहीं आ रहा यस है तो सर, नहीं। यस सर। हाँ, ये बहुत छोटे छोटे माइन्यूट एस्पेक्ट है, ये आपको आई डोंट थिंक कि कहीं पे ऐसा कोई बताएगा कि ये इस तरीके से ओपन करो, इस तरीके से आपको आंसर्स को
ब्रॉडन करना है, किस तरीके से कहाँ पे ध्यान रखना है। हो सकता है अभी बहुत सारी चीजें आपकी नई नई लग रही हो, ठीक है, बट यू विल हैव अ रिकॉर्डेड क्लासेस, आप उसमें से देख लेना तो हो जाएगा। अर्पिता, आर यू गेटिंग? Yes, sir. एंड अंजलि? Yes, sir. ओके, राइट है ना। अब देखो कंटेंट वाला हमने स्ट्रक्चरिंग देख ली है। अगेन वी हैव अ सब वन सब पार्ट एज वेल, दैट इज स्पेशल स्ट्रक्चरिंग। स्पेशल मतलब वहां पे क्या हो गया, एस्थेटिक हो गया, पॉइंट्स सब पॉइंट्स हो गए, एग्जाम्पल हो गया, मार्जिन हो गया। अब लेट से आपको ये सा पॉइंट लिख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, ये देखिए आप, अगर ये वाला जो मैंने जिस तरीके से यहाँ पे ये बनाया है कंटेंट, ये डिस्कस, एक पॉइंट आ गया, फिर यहाँ पे सब पार्ट्स आके आपको एक वेल स्ट्रक्चर दिख रहा है। भले यहाँ पे आपका खाली पेज रह गया, मतलब लेकिन एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या दिख रहा है, इट इज वेरी लेजिबल, इट इज वेरी मच सिंसियर, और इसके साथ में आपको देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। राइट, यहाँ पे मान लो अगर एग्जाम्पल लिखना रहता, तो एग्जाम्पल में इसको थोड़ा सा और नीचे से यहाँ पे, तो इट वुड बी अ वेरी मच मोर बैलेंस एज वेल। समझ में आ रहा है किस तरीके से आपको एस्थेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करना है स्ट्रक्चर को, so that you can have a balance, या फिर you can have a great spatial structure। एस्थेटिक हो गया, पॉइंट्स हो गया, सब पॉइंट्स हो गया, ये सब अभी हम जब एक एक आंसर देखेंगे, मोर और लेस बहुत सारी चीजें रिपीट होती हुई आपको देखने को मिलेगी। देन इसके बाद है स्पीड। इट इज ऑल अबाउट स्पीड, मतलब इट इज ऑल अबाउट कंटेंट, लेकिन कंटेंट मेरे जैसे के पास में कंटेंट है, लेकिन मैं पेपर फिनिश नहीं कर पा रहा हूँ, तो कंटेंट के साथ में आपको स्पीड होनी चाहिए। अब कंटेंट के साथ में स्पीड कैसे होगी, तो ये इट इज वेरी डिफिकल्ट गेम। तो इसके लिए क्या करना है, आपको क्या करना है, यू हैव टू सब, यू हैव टू ब्रेक योर टाइम इन सब पार्ट्स। एक एक घंटे के लेट से हमने बना दिए सब पार्ट्स, या आधे आधे घंटे के, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया था, 3 मिनट में आई हैव टू डू 7.5 मिनट्स फॉर वन क्वेश्चन ऑफ 10 मार्कर, और इंटू 4, तो 30 मिनट में मेरे कितने हो जाने चाहिए, 4 हो जाने चाहिए। और वैसे 15 मिनट में 2 हो जाने चाहिए। तो समझ में आ रहा है किस तरीके से अपन स्पीड को मेंटेन करके रखें, और कंटेंट को भी आपको समझ में आ जाएगा कि 15 मिनट में मैं 2 आंसर के अंदर कितना कंटेंट दे पा रहा हूँ। तो फिर उस हिसाब से आप भी अपने आप को नेविगेट कर लोगे, उस हिसाब से आप अपने आप को बैलेंस कर लोगे। तो स्पीड आपको मेंटेन करके रखना है, आपको शुरू से स्पीड मेंटेन करना है, अदरवाइज इट वुड बी अ वेरी मच डिफिकल्ट। ठीक है, इसके बाद है इनोवेशन, कोर्स की कीवर्ड्स, एग्जाम्पल, ग्राफ, सर्कल, ये सब जो चीजें हैं इनोवेशन हम देखेंगे आगे। ये सब अगेन, ये इनोवेशन ये सब क्या है, ये शो ऑफ वाली चीजें, शो ऑफ वाली चीजें बाद में आती है, वैल्यू एडिशन वाली चीजें बाद में आती है। पहले आप एक बेस तो बनाओ, बेस नहीं बनेगा तो वैल्यू एडिशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, घर आपका घर ही अंदर से खोखला है, ऊपर से छत के ऊपर से पानी बह रहा है, और आपने यहाँ पे पीओपी लगा दिया, आपने पुट्टी लगा दी आपने, और नई नई एक से एक यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, वुडन फ्लोरिंग और ये सब कर दी, तो व्हाट वुड बी द यूज, नथिंग, खराब हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी खत्म। तो उसके लिए क्या है, आपको पहले बेस को अच्छा मजबूत बनाना है। बेस कहाँ से बनेगा, दैट वुड बी फ्रॉम कंटेंट। नेक्स्ट है एनालाइज करना है आपको, गो बैक एंड एनालाइज। आपने आंसर लिख लिया, जब आप अपन अभी मॉक लिखोगे घर पे बैठ के या कहीं पे भी, तो आपको उसको एनालाइज करना है। एनालाइज का ऐसा मतलब नहीं है कि देख लिया बस हो गया। एनालाइज बोले तो शिद्दत होनी चाहिए, 2-3 घंटे आपको लगाना है एक एक पेपर के पीछे। एटलीस्ट 2 घंटे होने चाहिए, 3 घंटे होने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया तो मैं क्या कर सकता था, वहां पे आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है कि व्हाट एल्स कैन आई राइट। इस इंट्रोडक्शन में गड़बड़, मुझे यहाँ पे समय लगा है, मैं किस तरीके से समय बचा सकती थी, बचा सकता था, ये आपको सब चीजें ध्यान रखना है। और फिर जब वो सेम क्वेश्चन आएगा जीवन में कभी भी, मतलब 2-3 महीने बाद ही आपकी एग्जाम होगी उस हिसाब से, तो वापस से अगर वो क्वेश्चन आ गया, तो यूड बी अमेज कि आपके दिमाग में कितने जल्दी से वो आइडिया आ जाता है। आई गेटिंग? जैसे इंडिया नेपाल का कोई क्वेश्चन आ गया इन आईआर, ठीक है, तो अब जैसे आप
अभी आपको बोलूं मैं तो व्हाट कैन बी द इंट्रोडक्शन, बताइए आप। इंडिया नेपाल का कोई क्वेश्चन आ गया, इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए? इंडिया नेपाल टाइज आर एक्सपांडिंग, एलॉबरेट, ये वाला क्वेश्चन हो गया। इजी, वेरी वेरी इजी। हाउ कैन वी अप्रोच? अजय, गौरव, अमन, अंजलि, अर्पिता, कोई तो बताए। अर्पिता, डू यू वांट टू स्टार्ट? अंजलि, बोलो बोलो। अरे कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी तो अपना बेसिक है, बेसिक में धीरे धीरे सीखेंगे तो अच्छा होते जाएंगे। हम्म, नहीं, चलो लेट अस सी। अब इंडिया नेपाल का क्वेश्चन हो गया, तो इंडिया नेपाल शेयर्स अ बॉर्डर विथ ईच अदर, बेसिक जो नॉर्मल जिसको, जिसे अपने जैसा व्यक्ति जिसने कभी लिखा नहीं, शेयर्स बॉर्डर विथ ईच अदर एंड हैव अ लॉन्ग हिस्टोरिकल टाइज, हिस्टोरिकल टाइज एंड शेयर्ड बॉर्डर एंड हिस्टोरिकल टाइज। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप वापस से गए, आप एनालिसिस किया। ठीक है, एनालिसिस करते करते या तो आपने मेरी क्लास देख ली, फिर मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है दैट इज ऑफ रोटी बेटी का रिश्ता। आई गेटिंग? रोटी बेटी का रिश्ता है हमारा। तो यस आपको सर। क्या हो गया, ये आपका नया डोमेन आपको याद हो गया। अब आपने क्या करा, एनालिसिस किया। अब जब भी इंडिया नेपाल का क्वेश्चन आएगा, आप क्या लिखोगे, आपके दिमाग में पहले आएगा सबसे पहले रोटी बेटी का रिश्ता। एंड द मोमेंट यू स्टार्ट विद द रोटी बेटी का रिश्ता, इंडिया नेपाल रिलेशन हैज बीन द रिलेशन ऑफ रोटी बेटी का रिश्ता। समझ रहे हो आप? आई गेटिंग? किस तरीके यस से सर। आपने अपने यस आंसर सर। आंसर को जस्ट एनालाइज करोगे अगर आप, या कहीं से कोई दूसरा पॉइंट है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। मतलब इंट्रोस्पेक्ट, या तो आप इंट्रोस्पेक्ट, या तो खुद अगर आपके पास में पॉइंट है और बेटर कैसे कर सकते हो, दैट इज इंट्रोस्पेक्ट। और दूसरा हो गया एनालिसिस। एनालिसिस आप देख रहे हो कि कहाँ से अपन और अच्छा किया जा सकता था। तो ये क्या हो गया, किस तरीके से हमने और बेटर हमारे आंसर को बना दिया। अब आई कैन ऑल्सो, अभी अभी भी बोल सकता हूँ, अगर एक महीने बाद भी आपसे मैं वापस से पूछूंगा, तो आप यू कैन इजीली से कि इंडिया नेपाल रिलेशन इज अ रिलेशन ऑफ रोटी बेटी का रिश्ता। कितना बेहतरीन इंट्रोडक्शन हमारा जा रहा है, राइट? तो इस तरीके से आपको बहुत सारे पर्सपेक्टिव मिलेंगे अगर आप एनालिसिस करोगे। ये तो इंट्रोडक्शन की बात हो गई, बॉडी में तो और भी बेहतरीन एक से एक चीजें आ सकती है। एंड अल्टीमेटली प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर आप बनते जाओगे और उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होते जाएगा। तो ये हमने देख लिया है ऑल द ओवरऑल पर्सपेक्टिव, किस तरीके से आंसर राइटिंग को हमें आगे बढ़ाना है, किस तरीके से क्या क्या चीजों पे ध्यान रखना है। अब वी हैव सम डायरेक्टिव्स। दिमाग चल रहा है, आई यू गेटिंग? कि अभी थोड़ा सा सदमे में हो, मतलब दिमाग वर्क करना बंद कर दिया? वी कैन हैव अ पॉज, 5 मिनट का ब्रेक अगर चाहिए तो। नो सर, कंटिन्यू बोलिए। करिए। कंटिन्यू ओके, कंटिन्यू। कंटिन्यू। बाकी दूसरे जो है वो भी बताइए, आर यू बोर तो नहीं हो रहे हो? No, sir. ओके, अंजलि। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द डायरेक्टिव वर्ड्स। अब डायरेक्टिव वर्ड्स के अंदर देखो, डायरेक्टिव वर्ड्स, व्हाट आर डायरेक्टिव वर्ड्स? दे आर द यूपीएससीज वे ऑफ टेलिंग यू व्हाट काइंड ऑफ आंसर दे एक्सपेक्ट। ऑलरेडी अभी हमने देखा था कि डिमांड क्या है उनकी, तो वैसे ही डायरेक्टिव वर्ड से आपको पता चल जाएगा कि डिमांड क्या है उनकी। अब डायरेक्टिव वर्ड्स कौन कौन से होते हैं? ठीक है, हमें ज्यादा बोल बच्चन नहीं करना, डायरेक्ट आ जाओ कि व्हाट आर द डायरेक्टिव वर्ड्स जो जो पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा डायरेक्टिव वर्ड्स डिस्कस। ठीक है, डिस्कस जब भी पूछा जा रहा है, यू हैव टू एग्जामाइन इन डिटेल विद आर्गुमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट। ठीक है, डिस्कस, किसी भी चीज पे डिस्कस करना है। हमें डिस्कस करना है कि बिहार की पॉलिटिक्स में क्या हाई, मतलब लेट इट बी, पॉलिटिक्स हटा दो, आप कह लीजिए कि लेट्स से दिल्ली सिटी है, दिल्ली सिटी के ऊपर हमें डिस्कशन करना है, तो हम क्या करेंगे, दिल्ली सिटी के फॉर में भी बात करेंगे, अगेंस्ट में भी बात करेंगे, उसके पॉजिटिव भी बताएंगे कि दिल्ली में यार ये अच्छी चीज है,
एंड एट द सेम टाइम वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि अगेंस्ट में दिल्ली में ये चीजें है। तो हमने क्या करा, डिस्कशन कराए। डिस्कशन में ऐसा नहीं होता है कि पॉजिटिव ही बात होती है। डिस्कशन में आप डिटेल में बात करते हो फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, ये हमारा हो गया डिस्कस। बैलेंस एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल, आपको क्या करना है, बैलेंस पॉजिटिव नेगेटिव दोनों का बैलेंस करना है। डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, एक आपको एग्जांपल देखने को मिल गया है। ठीक है, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट आप देखोगे तो पॉजिटिव भी हुए हैं और नेगेटिव भी हुए हैं। ठीक है, अभी हमें एक एक एग्जांपल, अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, जस्ट अभी हम ब्रॉड आइडिया ले रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जो डायरेक्टिव वर्ड है उसको आपको समझना है, उस पर ध्यान देना है। नेक्स्ट वर्ड है दैट इज एनालाइज। You have to break into parts and examine each component. Analyze. Analyze बोल रहा है वो, एनालाइज, किसी भी चीज को एनालाइज करना मतलब उसके डिटेल में जाना पड़ता है, और एक एक पार्ट को आपको वहाँ पे क्या करना है, एक एक कंपोनेंट को आपको वहाँ पे एग्जामाइन करना है। जहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करा था, एग्जामाइन, जैसे यहाँ पे एक ही एस्पेक्ट को करा था, लेकिन यहाँ पे आपको पार्ट्स को एग्जामाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, एनालाइज द कॉजेज ऑफ रीजनल इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो रीजनल इनइक्वालिटीज तो एक ब्रॉड हो गया, उसके जो कॉजेस हैं उसको आपको एनालिसिस करना है। रीजनल इनइक्वालिटी का कॉजेस क्या हो गया, लेट्स से पावर्टी, फिर आपको पावर्टी एनालिसिस करना है। रीजनल इनइक्वालिटीज का हो गया ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जैसे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी ही नहीं है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, कनेक्टिविटी हो गया। ठीक है, फिर आपको बताना है कि कनेक्टिविटी के ये एस्पेक्ट है, वो सब है। तो दिस आर द एस्पेक्ट जब आपको एनालिसिस वाला वर्ड, सॉरी, एनालाइज वाला वर्ड देखने को मिल रहा है। डेप्थ में जाना है आपको, एंड कॉज इफेक्ट लिंकेजेस को आपको बताना है कि किस तरीके से ये वाला जो पार्ट है इट इज रिलेटेड टू द ब्रॉडर आइडिया दैट हैज बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन। यहाँ पे क्या था, ब्रॉडर आइडिया रीजनल इनइक्वालिटीज, और आपको बताना है कि ये कॉज किस तरीके से उससे लिंकेजेस है। फॉर एग्जाम्पल जब जैसे अभी हमने देखा था कनेक्टिविटी, तो हाउ कनेक्टिविटी हैज बीन लिंक्ड विद द रीजनल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो आप बताओगे कि कनेक्टिविटी, पुअर कनेक्टिविटी रहती है तो देयरफॉर वहां से क्या होता है, गुड्स एंड पीपल का ट्रांसफर नहीं हो पाता है, और फिर वहां से जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कह लीजिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल के पास में लेट से तवांग वैली में कनेक्टिविटी पुअर है, देयरफॉर आज भी वहाँ पे जो है स्टिल यू विल नॉट फाइंड मच रिसोर्सेज, मच कंपनीज देयर। तो इस तरीके से आपने क्या बता दिया, थोड़ा सा आपने रिलेट कर दिया। देन है इवेल्युएट। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको वैल्यू देना है किसी भी चीज को, इवेल्युएट। आपको क्या करना है, जज द मेरिट एंड डीमेरिट, देन गिव योर व्यू। आपको थोड़ा सा अपना पर्सपेक्टिव भी देना है। अब ये पर्सपेक्टिव देते समय गड़बड़ होती है, पर्सपेक्टिव में आपको कभी ऐसा बोलना नहीं है कि आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अगेंस्ट दिस, मतलब आपको क्लैरिटी नहीं रखना, योर आंसर शुड बी डिप्लोमेटिक। ठीक है, आप डिप्लोमेटिक बन रहे हो, अब ब्यूरोक्रेट इज अ डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेट। ठीक है, तो आप सामने वाले को कभी बोल नहीं सकते हो कि भाई तू गलत है। आपको क्या बोलना है कि आपका पर्सपेक्टिव के अंदर थोड़ा सा ये अगर चीज होती तो इट वुड बी बेटर। तो आपको उस तरीके से जो डिप्लोमेटिक वाली लैंग्वेज है, आपको वो वाला लैंग्वेज ही आपको यहाँ पे आंसर्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट होनी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जजमेंट करना है मेरिट एंड डिमेरिट का, लेकिन जब आप अपना व्यू दे रहे हो तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट किसी के भी फुल एक्सट्रीम तरफ नहीं जाना है कि आई एम स्ट्रांगली अगेंस्ट दिस या इस, या फिर आई एम स्ट्रांगली फेवर ऑफ दिस। कोई कोई जो वैल्यूज रहती है, एथिकल वैल्यूज कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। एथिकल में एथिक्स जब आ रहा है तो वहां पे आपको ऑलवेज स्टूड बाय योर वैल्यूज, इंटीग्रिटी कभी भी नेवर आपको कॉम्प्रोमाइज करनी है। तो वहां पे आप एक्सट्रीम में जा रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको छोड़ के जीएस 1 2 3 के अंदर आपको ऐसे पर्सपेक्टिव नहीं देने हैं। ठीक है, लेकिन आपको इवेल्युएट जब पूछा गया है तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे भी आपको दोनों देखना है। फिर वहां पे आपको क्रिटिकल अप्रेजल देना है, एंड कंक्लूजन तो आता ही है। फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ मनरेगा इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी। क्या मनरेगा ने पॉवर्टी को रिड्यूस करने में अपना योगदान दिया है, क्या उसका योग, मतलब तो आपको बताना है कि हाँ भाई पॉजिटिव इस तरीके से है, नेगेटिव इस तरीके से, मतलब मेरिट एंड डीमेरिट आपने यू हैव टॉक्ड अबाउट बोथ दैट एस्पेक्ट।
इसके बाद है एग्जामिन। एग्जामिन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। प्रोब डीपली टू फाइंड रीजंस और मैकेनिज्म, फैक्चुअल एनालिटिकल। नॉर्मल आता है एग्जामिन में, आपको इतना कोई दिक्कत नहीं होती है। एग्जामाइन द चैलेंजेस ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इसमें क्या है, चैलेंजेस आप लिखते जाओ, उसका एग्जाम्पल आप देते जाओ, बस। इट इज इजी वन। इसके बाद में आता है एलुसिडेट, एक्सप्लेन, क्लैरिफाई। अब जब एक्सप्लेन करना है कोई भी चीज को, आपको एलुसिडेट करना पड़ रहा है, एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, तो वहाँ पे आपका जो आना चाहिए, दैट शुड बी एडेड विथ योर एग्जांपल्स। जब तक आप एग्जांपल नहीं दोगे तो फिर वो एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता है, क्लैरिटी नहीं आ पाती यहाँ पे। therefore you have to clarify with example in simple terms, concept clarity with illustration, elucidate the role of civil services in a democracy। ठीक है, elucidate the role of civil servants services in the democracy। तो आप बता सकते हो कि इट इज द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, ये है वो है, इस तरीके से आपने कुछ भी बता दिया। या फिर सर्विस डिलीवरी, इट एनहांसेस द सर्विस डिलीवरी एट द डोर स्टेप, एट द टू द पुअरेस्ट, इस तरीके से आपने कुछ बता दिया। तो फिर यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने लिख दिया पोटा कैबिन ऑफ बस्तर, पोटा कैबिन फॉर एजुकेशन इन बस्तर। अब बस्तर देखो, बस्तर ऑलरेडी इतनी दूर दराज वाले एरिया में छत्तीसगढ़ के अंदर है, वहाँ पे पोटा कैबिन नाम से आप कोई इनिशिएटिव चलाया है, और फॉर एजुकेशन। आई गेटिंग, सर्विस डिलीवरी किस तरीके से हो रही है, आपको एग्जाम्पल भी वहाँ पे, यहाँ पे एलुसिडेट जब पूछा जाए, एग्जाम एक्सप्लेन जब पूछा जाए, तो आपको वहाँ पे लिखना है। ठीक है, कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है। ये तो मेरे अभी एकदम से माइंड में आ गया, तो ये बता दिए। क्रिटिकली एग्जामाइन, ये थोड़ा सा बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है जब यहाँ पे आ जाता है क्रिटिकली एग्जामाइन। क्रिटिकली एग्जामाइन में क्या होता है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव सब लिखना है, देन वहाँ पे बैलेंस ओपिनियन देना है। नुआंस आर्गुमेंट विद जजमेंट, क्रिटिकली एनालाइज द रोल ऑफ मीडिया इन इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज लिखना है, तो आप पॉजिटिव तो लिख ही रहे हो, नेगेटिव साइड भी लिख रहे हो, लेकिन फिर आपको अपना ओपिनियन देना पड़ता है कि भाई क्या है। तो आप फिर वहाँ पे बैलेंस करते हो, अगेन वहाँ पे क्या लेके आते हो, आप डिप्लोमेसी लेके आते हो। ठीक है, अगेन वहाँ पे क्या लेके आ रहे हो, डिप्लोमेसी लेके आ रहे हो कि भाई हाँ, हो रहा है कि आज के समय पे मीडिया का रोल, वी आर गेटिंग दैट, वो मीडिया का रोल ब्लर होते जा रहा है बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड ऑल दोस थिंग। लेकिन स्टिल मीडिया हैज बीन अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, इस तरीके से फोर्थ या फिफ्थ जो भी है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन इन अवर डेमोक्रेसी। राइट, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डिप्लोमेसी का यूज करना पड़ेगा। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बार 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 बार। नो डायरेक्टिव वर्ड्स डिसाइड हाउ टू राइट, नॉट व्हाट टू राइट। अगेन ये क्या करेगा, वो हाउ टू राइट, क्या लिखना है, नॉट व्हाट टू राइट। यहाँ पे पोटा केबिन मैंने लिखा है, आप यहाँ पे लिख दो मिशन इंद्रधनुष लिख दो, या फिर मनरेगा लिख दो, या फिर मोदी सरकार इनिशिएटिव लिख दो, जो भी आपको पता हो। या फिर पश्चिम बंगाल के हो तो वहां पे लिख दो अ, कोई वहां की गवर्नमेंट की लिख दो। तो आप क्या कर सकते हो, मतलब यू कैन राइट व्हाट यू नो, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन हाउ जो है वो आपको डायरेक्टिव वर्ड से यहाँ पे मिल जाएगा। डिमांड आपको मिल जाएगी, फिर आप सप्लाई किस तरीके से दे रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। आई गेटिंग, आ रहा है नहीं आ रहा है, Yes, sir. बोर बोर हो जा रहे हो क्या, समथिंग लर्न हो रहा है नहीं हो रहा है, Yes, हो sir. रहा है क्लासेस सर। आर शुरू हो रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा सा क्रिस्प रखता हूँ मैं। नॉलेज वर्सेस आंसर वर्थीनेस। ठीक है, यूपीएससी डजंट गिव मार्क्स ऑन व्हाट यू नो, इट गिव्स मार्क्स ऑन व्हाट यू शो। ठीक है, अब व्हाट यू नो, आपके पास में नॉलेज है लेकिन आप वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। तो आपके पास में जो नॉलेज है वो आपको वहाँ पे शो भी करना है। ठीक है, अब आपको बेसिक भी पता हो किसी भी चीज का, लेकिन अगर आप वो बेसिक लिख के ही नहीं आ रहे हो वहाँ पे, तो वो मार्क्स नहीं देगा। तो आप बहुत बहुत सारे ऐसे टॉपिक देखोगे, फॉर एग्जाम्पल शक्ति दुबे। शक्ति दुबे की आप कॉपी देखोगे तो उनकी कॉपी में कुछ भी नहीं है। कंटेंट, बेसिक कंटेंट, एग्जाम्पल, बेसिक एग्जाम्पल, लेकिन शी हैज स्कोर्ड, शी हैज एक्सेल्ड एज अ रैंक वन टॉपर। अब रैंक वन है तो उसके आगे तो कुछ है ही नहीं, तो फिर समझने की बात हमें ये है कि वहां पे क्या है, वो बेसिक से बेसिक जो इजी टू इजी एग्जाम्पल है वो भी लिख के आ रही है। तो हमें भी क्या करना है,
बेसिक से बेसिक भी लिख के तो आना ही एटलीस्ट। आपको भले आपके दिमाग में हो कि इसका तो यार कोई वैल्यू नहीं है, तो सब जानते हैं, लेकिन अगेन यू हैव टू राइट इट एंड शो इन द एग्जामिनेशन। डिस्कस द चैलेंजेस, लेट्स से एग्जांपल क्वेश्चन एक देख लेते हैं। डिस्कस द चैलेंजेस टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी ड्यू टू कम्युनिकेशन नेटवर्क। एवरेज आंसर क्या रहेगा? आपने बहुत सारे फैक्ट लिख दिए अबाउट साइबर क्राइम, फेक न्यूज, ये वो सब चीजें आपने चैलेंजेस ये सब लिख दिए। अब यूपीएससी की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से जो आंसर होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यह बता दिया कि यह डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क, हाउ द कम्युनिकेशन नेटवर्क प्लेज अ क्रिटिकल रोल एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। समझ में आ रहा है कम्युनिकेशन नेटवर्क किस तरीके से कम्युनिकेशन करने में, कनेक्टिविटी करने में एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ये सब चीजें करने में इट प्लेज अ क्रिटिकल रोल। फिर इसके बाद में आपको कनेक्ट करना है इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर इसका कनेक्शन। ये आपका कहाँ पे हो गया? दिस आर ऑल आपका क्या बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन के अंदर ये सब चीजें आ गई। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर आपको कनेक्ट करना है ब्रॉडर आइडियाज को। फिर उसके बाद में यू हैव टू आइडेंटिफाई डायमेंशन, साइबर हो गया, सोशल हो गया, टेररिज्म हो गया, फाइनेंशियल हो गया, ये आपने डायमेंशन कर लिए। और फिर एक एक डायमेंशन को आपने एग्जाम्पल के साथ में सब्सटेंशिएट कर दिया। ठीक है, आर यू गेटिंग? यहाँ पे क्या था, आपने सीधे सीधे लिखते गए 1 2 3 4 5। यहाँ पे आपने डायमेंशन खोले, डायमेंशन को फिर आपने एग्जाम्पल्स। तो थोड़ा सा आप देखोगे सेकंड आंसर दैट इज मोर ऑफ एन स्ट्रक्चरल आंसर। स्ट्रक्चरल नॉट ओनली फ्रॉम द कॉन्सेप्ट या फिर जो कॉन्टेक्स्ट पूछा गया है, बट ऑल्सो फ्रॉम द एस्थेटिक स्पेशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ये देखने को मिल रहा है, एंड कॉन्टेक्स्ट कंटेंट वाले पार्ट से भी आपको ये स्ट्रक्चर वेल मैनेज देखने को मिल रहा है। देन उसके बाद में वी हैव अ वेल बैलेंस्ड वे फॉरवर्ड डिजिटल इंडियन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, वेरी वेरी comprehensively it has mentioned डिजिटल इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। कितना अच्छा ये आपका आंसर हो जाएगा जब आप इस तरीके के से कोई ब्रॉडर आइडिया या फिर कोई ब्रॉडर फ्रेमवर्क को प्रेजेंट करते हो। स्ट्रक्चर्ड, रेलेवेंट, एनालिटिकल, एंड दैट इज द आंसर दैट इज कंसिडर्ड एज अ वर्दी। गॉट इट? गॉट इट? Yes, sir. अरे बोलो यस। बाकी बाकी जो स्टूडेंट्स है वो भी बताइए, एस्पिरेंट्स। नहीं आ रहा है क्या समझ में? डू हैव टू टेक पॉज? अंजलि आर यू देयर? अर्पिता आर यू देयर? Yes, sir. ओके, हैव आर यू हैविंग एनी इशू? No, sir. Finish. ओके ओके। ये तो सब देख लिया है, ये वाला पॉइंट्स हमने देख लिया था किस तरीके से ये यहाँ पे मार्किंग वगैरह होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आपको 10 मार्कर के लिए मैंने बताया था 7 to 8 मिनट्स रहते हैं, 7.5 मिनट, डिपेंड आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आप किस हिसाब से लेके चलते हो। कोई 7 मिनट्स और 11 मिनट्स देता है, कोई 7.5 मिनट्स और 10.5 देता है, कोई कोई 8 और 10 भी देते हैं। तो डिपेंड्स अपॉन पर्सन क्या, किसका किस तरीके से वो अलाइनमेंट बैठा पा रहे हैं वहाँ पे। एवरी मार्क इज नॉट अ कंटेंट, इट इज every mark is not for content, it is for communication. Even if you know everything, if you can't express, you will lose half your marks. ठीक है, आपको पता सब है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो अगेन कम्युनिकेशन गैप होगा, गड़बड़ वहां पे हो जाएगी। ठीक है, कम्युनिकेशन आपका जो आंसर होना चाहिए शुड बी लाइक वाटर, एक फ्लो होना चाहिए उसके अंदर। अभी हम देखेंगे टॉपर्स कॉपी में कि बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी में किस तरीके से फ्लो रहता है, दैट कम्युनिकेशन रहता है। आपको ऐसा लगेगा नहीं कि ब्रेक डाउन हो रहा है उनका आंसर, शुरू से लेके आखिरी तक के इट इज लाइक स्मूथ, और स्मूथ रहता है, तो वहां पे ऐसा लगता है कि फ्लो जो है कंटिन्यूटी दैट इज मेंटेन, कंटिन्यूटी मेंटेन करता है, सामने वाला खुश हो जाता है, एंड ही और शी विल अवार्ड यू मोर मार्क्स। अगेन वापस से देख लो, 3 स्टेप फॉर्मूला टू डिकोड एनी यूपीएससी क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द थीम, स्पॉट द डायरेक्टिव, फ्रेम द स्कोप। थीम के अंदर आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द क्वेश्चन ट्रूली आस्किंग। देन यू हैव टू स्पॉट द डायरेक्टिव, डायरेक्टिव से पता चल जाती है डिमांड, व्हाट एक्शंस इज डिमांडेड, डिस्कस, एनालाइज, और फ्रेम द स्कोप। फ्रेम द स्कोप के अंदर क्या करना है आपको, व्हाट डायमेंशंस आर एक्सपेक्टेड, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल। ये आपको ये
ब्रॉडर आइडिया यहाँ से पता चल जाएगा, डायमेंशंस कौन कौन से आपको एक्सपांड करने हैं। एग्जाम्पल, इवेल्युएट द रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी इन इंडिया। प्रेशर ग्रुप सभी को पता है, प्रेशर ग्रुप मतलब ऐसा ग्रुप जो प्रेशर लगाते हैं गवर्नमेंट के ऊपर टू चेंज देयर पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस फॉर देयर वेस्टेड इंटरेस्ट। अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए वो गवर्नमेंट पे अलग अलग तरीके के प्रेशर लगाते हैं। दीज आर ऑल नोन एज प्रेशर ग्रुप। हाउ दे स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन इंडिया, ये आपको इवेल्युएट करना है इसके रोल को। तो यहाँ पे देख लीजिए, ब्रॉडर आइडिया में क्या होगा, थीम रोल ऑफ प्रेशर ग्रुप। डायरेक्टिव क्या है, इवेल्युएट, मतलब मेरिट्स भी आएगा, डीमेरिट्स भी आएगा एंड जजमेंट भी आएगा। इवेल्युएट, ई वैल्यू, आप किसी को वैल्यू रहती है तो उसको आपको करते हो, जज करते हो, तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जज करना है कि प्रेशर ग्रुप स्ट्रेंथन कर रहा है, तो हाँ भाई उसका रोल रहता है स्ट्रेंथन करने में, बिल्कुल। वो अलग अलग तरीके से डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ डिस्कोर्सेस करता है, अलग अलग छोटे छोटे ग्रुप को पावर देता है, वॉइस टू द वॉइसलेस प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट की इलीगल इलॉजिकल पॉलिसीज की अगर बातें उठाता है, रेज करता है। नेगेटिव क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, टू मच प्रेशर ग्रुप, टू मच डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट क्या है, हिंडर करती है। हर जगह पे आप आवाज उठाते रहोगे तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन करने में दिक्कत होगी। ठीक है, प्रेशर ग्रुप जो है कभी कभी अपने वेस्टेड इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं लेकिन नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल डोमेन का नहीं ध्यान रखते, तो वहां से क्या होता है, डेमोक्रेसी गड़बड़ा जाती है। ठीक है, 10 व्यक्ति अपनी अपनी बातें रखेंगे तो 10 के ओपिनियन अलग अलग रहेंगे, तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट मेंटेनिंग दैट बैलेंस। बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाएगा, फिर वहाँ पे कास्ट बेस, रिजर्वेशन बेस, वो सब चीजें कहीं ना कहीं इश्यूज आएगी, तो डेमोक्रेसी खतरे में आ जाती है फिर। तो ये हमने मेरिट लिख दिया, डीमेरिट लिख दिया। फिर इसके बाद में हमें जजमेंट देना है कि प्रेशर ग्रुप्स आर प्लेइंग अ क्रिटिकल रोल, लेकिन दे शुड बी रेगुलेटेड एंड डज नॉट इंटरफेयर विथ टू मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। समझ में आया किस तरीके से हमने क्या करा, वेल बैलेंस कर दिया चीजों को। समझ में आ रहा है, मेरिट, डीमेरिट और वेल बैलेंस किया। अर्पिता, अजय, गौरव, Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. हो सकता है, ठीक है, यूल टेक टाइम हो। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। अ, ठीक है, इसको पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ये सब यहाँ पे आ ही जाएगा। दिस क्लैरिटी सेल्फ यू योर आंसर 1 एक्स्ट्रा मार्क। इस तरीके से आप लिखोगे तो ऑलरेडी आपको एक एक्स्ट्रा मार्क तो मिल सकता है। ठीक है, ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज आप एक बार मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा आपके साथ में, या तो आप अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप सोचिए, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन इंडियन डेमोक्रेसी। अब ऐसी चीज है, इंडियन डेमोक्रेसी सभी को पता है, सोशल मीडिया सभी को पता है, अब आपको क्या करना है, एनालाइज करना है। तो आपके पास में क्या है, डिमांड पता चल गई, डायरेक्टिव वर्ड्स हैं। अब फिर आपको ओपन करना है क्वेश्चन को, तो आप किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, क्या क्या ब्रॉडन एस्पेक्ट आप लेके आ सकते हैं, या आप खुद से कोशिश करना। अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, नहीं तो अपन क्लास में ही एक्सरसाइज कर लेते हैं। पॉज करिए, सोचना इसके ऊपर किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक प्रैक्टिस टास्क यहाँ पे हम कर लेते हैं लास्ट में, डिस्कस द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो, डिस्कस द चैलेंजेस, डिस्कस आ रहा है तो मतलब ठीक है, हमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले की बात करनी पड़ेगी या फिर नहीं करना पड़ेगी, बताओ। ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ये चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, स्टिल डिस्कस वर्ड आता है तो वेदर वी हैव टू डिस्कस पॉजिटिव एंड नेगेटिव और नॉट, Yes, sir. Both. या फिर बोथ है ना। ओके, बोथ आपका डिस्कस, जब बात हो रही है किसी भी चीज पर डिस्कशन करते हो आप, तो आप बताते हो कि हाँ पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर मैं आपसे क्लियर बात बोलूं, देखो डायरेक्टिव वर्ड्स तो ये हो ही गए, लेकिन 90% जो भी क्वेश्चन रहते हैं उसके अंदर आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही लिखना रहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव तो आप लिखते ही हो, फिर आपको थोड़ा सा नेगेटिव बताना पड़ता है कि दीज आर द ट्रबल्स वी आर फेसिंग, और ये ट्रबल्स को फिर हमें क्या करना है, वे हाइट के थ्रू सॉल्व करना है। तो नेगेटिव कहीं ना कहीं आ ही जाता है वो, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी डायरेक्टिव वर्ड दिया रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव वाले पे हमें थोड़ा ज्यादा फोकस करना पड़ता है। क्रिटिकली एनालाइज
इवेल्युएट, डिस्कस, तो नेगेटिव वहाँ पे आपको मौका मिल रहा है अच्छा खासा लिखने का। आइडेंटिफाई डायरेक्टिव, ऑलरेडी आपने डायरेक्टिव कर लिया, आपको थीम पता चल गई। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन का स्ट्रक्चर। इंट्रो आप लिख लोगे, बॉडी के अंदर आप चैलेंजेस लिखो, चैलेंजेस को आप बता दो, अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज आपने बता दी, और बता दीजिए वे अहेड, किस तरीके से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कैन ब्रिंग अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन इंडिया, और फिर चाहो तो कंक्लूजन कर लो। इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। फोकस ऑन जो एग्जामिनर की लैंग्वेज है, जो यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज पूछी गई है, यहाँ पे चैलेंजेस पूछा गया है, अपॉर्चुनिटीज, मतलब उन्होंने अपने को ऑलरेडी दैट सब पार्ट बना के दे दिए हैं, सामने वाले ने हमें सब पार्ट बना के दे दिए हैं, तो आपको मेहनत नहीं करनी है, उसने मेहनत करी है, चलो उसकी मेहनत को फिर आपको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। उसकी मेहनत को रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, जब आप यहाँ पे वो पार्ट्स को इज्जत दोगे। इज्जत दे दी आपने, चैलेंजेस को 1 2 3 लिख दिया, अपॉर्चुनिटीज को इज्जत दे दी, 1 2 3 कर दिया, और फिर आपने कंक्लूड वहां पे किया है, राइट। तो जिस तरीके से आपको आगे बढ़ना है जब वो ऑलरेडी आपको सब पार्ट्स या पार्ट्स दे रहा है। फोकस ऑन एग्जामिनर लैंग्वेज, नॉट बुकिश सेंटेंसेस, जो एग्जामिनर पूछ रहा है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। ये सब हो गया। अब लास्ट में क्या क्या हम यहाँ से सीखे हुए हैं, ठीक है। क्लास थोड़ी सी लेंथी हुई है, आई एम गेटिंग, लेकिन ठीक है। की टेक अवेज फ्रॉम द आज की क्लास, यूपीएससी चेक्स क्लैरिटी, नॉट कंटेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्लैरिटी नॉट कंटेंट वॉल्यूम, कंटेंट की बात नहीं हो रही, कंटेंट के वॉल्यूम की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे आपके वॉल्यूम को जज नहीं किया जाता है, क्लैरिटी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, कि आपको ध्यान रखना है। कंटेंट इज अलग, कंटेंट वॉल्यूम इज अलग, या फिर आप इसको ये कर लीजिए, नॉट ऑन वॉल्यूम, इट चेक्स ऑन क्लैरिटी। राइट, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल। अगेन आपको बोला मैंने, बड़ी बड़ी जो ऐसे वर्डिंग्स रहते हैं उस पर आपको नहीं ध्यान देना है। बहुत सारी जो मोस्ट ऑफ द चीजें, मोस्ट ऑफ द जो टॉपिक का कोर रहता है दैट इज सिंपल। कोई भी टॉपिक का कोर जो रहता है दैट इज सिंपल। व्हाट इज सिंपल, जैसे हमने क्या देखा था, गवर्नेंस का, सर्विस डिलीवरी, ठीक है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इंक्लूसिव ग्रोथ, पीपल पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस, ये सब क्या है, बहुत ही इजी सिंपल चीजें हैं। आपको जैसे लगा होगा कि आप पहली बार अभी सर्विस डिलीवरी, लेट से आपने अगर वर्ड सुना हो, आप बोलोगे तो बहुत खतरनाक कुछ आ गया, पीपल पार्टिसिपेशन, सिटीजन सेंटर, ये तो, लेकिन दीज आर वेरी सिंपल एस्पेक्ट। आपको ये सिंपल चीजों को ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर होना चाहिए और फिर लॉजिकल फ्लो होना चाहिए, ये हमने आज ध्यान दिया है, राइट, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड लॉजिकल। इसके बाद में आपको किस तरीके से नेविगेट करना है, ये आपको डिमांड क्या है, ये आपको कौन बताएगा, ये आपका डायरेक्टिव वर्ड बताएगा। डायरेक्टिव वर्ड आपको बताएगा किस तरीके से आगे बढ़ना है, आपका रोड मैप क्या होना चाहिए। फिर नेवर इग्नोर द वर्ब ऑफ द क्वेश्चन, पास्ट में है, प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, किस तरीके से है, वो आपको ध्यान रखना है। और ये अभी शायद बात नहीं हुई है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, वर्ब किस तरीके से जा रहा है। एग्जामिनर की साइकोलॉजी तो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं अलग अलग तरीके से। एग्जामिनर क्या करता है, इट रिवॉर्ड, सॉरी, ही और शी रिवॉर्ड क्लैरिटी, बैलेंसेस एंड नीटनेस। क्लैरिटी कैसे होगी, क्लैरिटी आपके आंसर्स में ऑलरेडी झलक जाती है। बैलेंस कब होती है, जब आप वे फॉरवर्ड लिखने जाते हो, या फिर जब आप नेगेटिव को एनालाइज करते हो। पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अगर आप बैलेंस रख रहे हो तो वहाँ पे ऑलरेडी इट गेट्स रिफ्लेक्टेड। नीटनेस कैसे हो गई, नीटनेस काटा छाटी और वो जितने भी सब एस्पेक्ट है अगर आप अवॉइड कर रहे हो, क्लैरिटी रख रहे हो, स्पेशल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हो, तो आपका आंसर अपने आप नीट दिखने को आ जाएगा। आंसर वर्दीनेस की हमने बात कर ली थी, व्हाट आर द वर्दी आंसर्स, शो नॉलेज विद स्ट्रक्चर, आपको नॉलेज भी दिखाना है, स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना है, ठीक है। अल्टीमेटली आपका टास्क क्या है, यू हैव टू थिंक लाइक अ माइंड्स ऑफ यूपीएससी एग्जामिनर एंड यू हैव टू राइट लाइक अ यूपीएससी टॉपर। आपको यूपीएससी के माइंड्स के, जो एग्जामिनर के माइंड्स है उसके हिसाब से थिंक करना है, एंड यू हैव टू राइट लाइक अ टॉपर। आर यू गेटिंग, नहीं, बोलो, Yes, sir. Yes, sir. बचे Yes, sir. नहीं, Yes, sir. वी हैव 3 ओनली,
अर्पिता, अज्जू एंड गौरव, राइट? सर वो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अपॉर्चुनिटी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वाला, उसमें अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या हो सकता है ब्रीफ में? जस्ट अ मिनट, ये वाला डिस्कस द चैलेंजेस चैलेंजेस। हाँ, या अपॉर्चुनिटीज ऑफ उसमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। हाँ, यस, तो अपॉर्चुनिटीज अपॉर्चुनिटीज के अंदर क्या हो सकता? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ना। लेट अस जी पहले तो अंडरस्टैंड करो व्हाट इज। ये शायद आपको बोला था क्या? नहीं, ठीक है। चलो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या हो रहा है? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? फेडरलिज्म का मतलब हो रहा है दो अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट है। तो अपने यहाँ पे क्या कर लीजिए, सेंटर हो गया, सेंटर एंड स्टेट, ठीक है, सेंटर प्लस स्टेट। अब सेंटर प्लस स्टेट के बीच में इसके साथ में हमारे पास में लोकल अथॉरिटी भी आ जाती है 74th अमेंडमेंट से। लेट्स से उसको अवॉइड करो। सेवन, जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं तो सेंटर और स्टेट मेन रहता है। अब इसके बीच में क्या आना चाहिए? कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? कॉपरेशन होना चाहिए। अब जब हम कॉपरेशन करते हैं तो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में क्या हो जाती है? अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाती है? आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार। व्हाट डू यू मीन बाय डबल इंजन की सरकार? डबल इंजन की सरकार, सरकार मतलब फास्ट ग्रोथ, फास्ट डेवलपमेंट, है ना? स्पीड एंड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई यू गेटिंग? समझ में आया? यस डबल इंजन का मतलब ही क्या हुआ? कॉपरेशन हो रहा है। एमपी में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी की सरकार है, दोनों के बीच में कुछ भी रोड़ा नहीं अटक रहा है, तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। जब आपके बीच में कॉपरेशन नहीं रहे, फॉर एग्जाम्पल पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, स्टेट अलग है, स्टेट अपनी राह चलाता है, सेंटर अपनी राह चलाती है, गड़बड़ होती है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? चैलेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा, मनरेगा की फंडिंग जो है हमेशा इशू रहता है वेस्ट बंगाल के अंदर। वो बोलते हैं पैसा आया नहीं सेंटर से, सेंटर बोलता है कि ये हमारे साथ में काम नहीं करते ढंग से। तो ये आपको वहाँ पे चैलेंजेस देखने को मिल रहा है। और बताना है अपॉर्चुनिटीज, या फिर समझ में आ गया आपका किस तरीके से नेविगेट करेंगे? तो ये जो टर्म है डबल इंजन गवर्नमेंट, ये यूज कर सकते हैं या फिर पॉलिटिक्स के लिए? बेटर नॉट टू यूज, ठीक है? वो डबल इंजन का, अच्छा देखो डबल इंजन का कोर जो एलिमेंट था दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसको हमने यूज कर लिया यहाँ पे। जी, नहीं मतलब ठीक है, अब अपॉर्चुनिटीज डबल, लग रहा है बहुत कम पॉइंट है, नहीं आपको, अरे ऐसे बहुत सारे फील आ रहा पॉइंट है। है। कोऑपरेटिव, देखो कोऑपरेटिव से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट प्लान आपके बढ़ जाएंगे, आपके इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर अनसर्टेनिटी आ जाएगी, इकोनॉमिक पॉलिसी सर्टेन हो जाएगी, सर्टेन, निश्चित। ऐसा नहीं जी होगा जैसे अभी क्या हुआ महाराष्ट्र में, वो वाला था ना बुलेट ट्रेन वाला, एक सरकार आई उसने हटा दिया, सेंटर के साथ में नहीं जमी, बीजेपी के साथ में कुछ ऐसा गड़बड़ हुआ, तो इकोनॉमिक पॉलिसी अनसर्टेनिटी हुई। लेकिन जब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म रहेगा तो सर्टेनिटी बढ़ जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, एफडीआई, एफआईआई के अंदर अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, एफडीआई के अंदर अपॉर्चुनिटीज वी विल हैव एनहांस। इसके साथ में जो है अच्छा मतलब कोऑपरेटिव, जीएसटी का, हाँ सर मतलब जीएसटी। हाँ हाँ, बोलिए। जी सर, मतलब इसमें अपॉर्चुनिटीज में मतलब जरूरी नहीं कि जो चीज हो चुका है उसी को मेंशन करना है, मतलब जो मतलब ऐसा पोटेंशियल है उसको लिख सकते हैं इस टाइप का कुछ? ऑफ कोर्स। अब भाई आपकी अपॉर्चुनिटी, आपके पास में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन सकती है अगर आप यूपीएससी क्लियर कर लो? तो अब वो तो फ्यूचर की बात बताओगे ना कि भाई मैं मेरा ये कर लूंगा, वो कर दूंगा मैं, राइट? तो दीज आर ऑल अपॉर्चुनिटीज यू विल हैव व्हेन यू विल क्लियर द ओह, यूपीएससी एग्जाम। तो वैसा ही अगर हम अच्छा कोऑपरेटिव अच्छा फेडरलिज्म को करेंगे, पश्चिम बंगाल अगर अच्छा काम करने लग जाए तो कोलकाता की लाइफस्टाइल, ये सब कितना सारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे आ सकती है, फॉर एग्जाम्पल। तो जिस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, हमने इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज हमारे पास में आ सकती है अगर हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर काम करें तो। गॉट इट? ओके सर। कोई क्वेश्चन अर्पिता फ्रॉम योर साइड, अजय, अज्जू फ्रॉम योर साइड? नो? लेट अस सी अ कॉपी, है ना? अभी देखो बोल बच्चन किया मैंने, अभी एक कॉपी देखते हैं। जब तक कॉपी नहीं देखोगे तो वापस से वो वैसी की वैसी स्थिति आ जाएगी। लेट अस सी अ कॉपी ऑफ श्रुति शर्मा, बिकॉज उसकी उनकी कॉपी आज तक की मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है, वन ऑफ द, नहीं सबसे बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। तो लेट अस सी, एक क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन देखेंगे जल्दी जल्दी से, एंड आगे बढ़ेंगे। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। अब देखो क्वेश्चन बहुत ही लेंदी है, तो उन्होंने पहले तो इंट्रोडक्शन कर दिया,
देन उसके साथ में क्रिप्टो करेंसी एज अ डिजिटल करेंसी इज गेनिंग फोर्स। क्या ये क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे? डिजिटल करेंसी एंड एट टाइम रेजिस्टेंस रेगुलेशन। तो देखो यहाँ पे क्या है, इट पेंट्स अ लुक्रेटिव एवेन्यू टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी की तरफ लुक्रेटिव बढ़ा रही है एवेन्यू। तो लगभग वही पर्सपेक्टिव उन्होंने आगे कर दिया है, उसके ऊपर अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं और इसका एडवांटेज उन्होंने यहाँ पे बता दिया है। अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे, जस्ट अभी हम ओवरऑल ब्रॉड फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। इसके बाद में वापस से इन्होंने क्या बोल दिया, येट मतलब यहाँ पे नेगेटिव पर्सपेक्टिव डाल दिया। तो आपको ऐसा कभी नहीं लिखना है कि नेगेटिव, अगेंस्ट, इन फेवर, इन अगेंस्ट, प्रोस, कॉन्स। कॉन्स भी ऐसा ये भी वर्ड मत लिखो, येट, हाउएवर, बट, इन स्पाइट ऑफ, ऑल दोस थिंग, स्टिल, कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल 1 2 3 4, येट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इन्होंने यहाँ पे एक टैब दे दिया, ठीक है, एग्जाम्पल आया, अगेन यहाँ पे एक टैब दे दिया। आर यू गेटिंग? एग्जाम्पल का देखो सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस। तो दीज आर ऑल स्पेशल एलिमेंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं, और बाकी कंटेंट वाला एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है। इसके साथ में ऑप्शंस फॉर रेगुलेशन, तो यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से ये चीजें हो रही है। और फिर लास्ट में क्या करा है, कंक्लूजन दिया है, शी डजंट हैव टाइम स्टिल, कहीं ना कहीं एक या दो लाइन के अंदर उसे कंप्रेस करने की, कंक्लूड करने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी आप कंटेंट मत पढ़ो, आपको हो सकता है कि कंटेंट अभी नहीं अवेयर हो, लेकिन व्हाट आई वांट टू से कि ब्रॉडर आइडिया किस तरीके से आंसर्स लिखे जाते हैं फ्रॉम द टॉपर्स कॉपी से हम वो सीख रहे हैं। और कोई अगर देखते हैं, ठीक है, लेट अस सी द सर, दिस वन। हाँ हाँ बोलिए। तो मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस ऑफ समथिंग, तो वो चैलेंजेस को हमें अलग से हेडिंग में नहीं लिखना है, उसके जगह पे येट हाउएवर जो आपने कहा नो नो वैसा नो नो लिखना नो है ना? नो 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 दे, देखो देखो देखो, ये कब हो रहा है, ये येट वाला कब हो रहा है, जब हमारा नॉर्मल क्वेश्चन रहे। ऐसा फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जब उसने खुद ही बोला है यू हैव टू राइट द अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस, ठीक है, तो हमें क्या करना है, वी हैव टू डू पैरेटिंग। पैरेटिंग मतलब क्या होता है, पैरेटिंग इट इज अ वेरी गुड एक्सरसाइज जब आपको कंटिन्यू करना रहता है कोई भी कम्युनिकेशन को फॉर लॉन्ग टर्म। तो पैरेटिंग के अंदर क्या होता है, जो सामने वाला बोल रहा है आपको वही की वही वर्ड को आपको क्या करना है, यू हैव टू रिपीट। तो उसने क्या बोला है, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड व्हाट आर द चैलेंजेस। तो ले भाई तुमने क्या बोला है, तूने बोला अपॉर्चुनिटीज, तो ले तुम्हारे को अपॉर्चुनिटीज लिखो, आप वहां पे अपॉर्चुनिटीज लिखा, बॉक्स बनाया, फिर आपने यू हैव एक्सप्लेन 1 2 3 4 हिसाब से। फिर उसने पूछा था चैलेंजेस, उसने खुद ही पूछा है, चैलेंजेस वर्ड आया है 1 2 3 4। आई गेटिंग माई पॉइंट? उसने जो पूछा है उसकी हमने कर दी पैरेटिंग। ठीक है, जब वो नहीं पूछ रहा है, लेट्स से कभी उसने नहीं पूछा कोई चीज, तो हमें उस समय भी बताना है कि येट देयर आर स्टिल समथिंग वी हैव टू डू। रुको मैं वाला आंसर एक हाथ कोई देखता हूँ जहाँ पे इस तरीके की बातें हुई है, फिर सर और अच्छे से समझ। हाँ बोलिए। सर जैसे इंट्रोडक्शन में तो जैसे टॉपर्स की कॉपी में देखते तो लगता है ये वर्ड्स कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं, लाइक लगता है 30 वर्ड्स के प्लस ही यूज करते हैं। नो 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 नो, ठीक है, मैं आपको वो सब चीजें इंट्रोडक्शन जब हमारा पार्ट रहेगा विल एक्सप्लेन, आई विल एक्सप्लेन ऑल दोस थिंग। ठीक है, वो देखो वो उसके भी बहुत सारे अप्रोच है, मतलब एक कुछ भी एक करेक्ट पाथ नहीं है, है ना, करेक्ट पाथ नहीं है उसका। बहुत सारे डायमेंशंस आपको देखने को मिलते हैं। ये लेट्स से श्रुति शर्मा की कॉपी देखोगे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत ही लेंदी कर दिया है। इंट्रोडक्शन बहुत लेंदी कर दिया है, बहुत बार क्या करती है वो कंक्लूजन को बहुत लेंदी कर देती है, आधा पेज में कंक्लूजन ही भर देती है। वो क्यों होता है, जब आपके पास में कंटेंट रिचमेंट नहीं हो, या फिर आपके पास में कोई खतरनाक इंट्रोडक्शन हो, बहुत ही वेल मैनर्ड इंट्रोडक्शन आ गया, या फिर बहुत वेल मैनर्ड आपके पास में कोई केस स्टडी आ गई, तो वहां पे आप अपना स्पेस ले रहे हो, आप इस उतना टाइम लेके आप उसे इज्जत दे रहे हो। वैसा ही जब आपके पास में कंटेंट खत्म हो गया, तो आप यहाँ पे ही कंक्लूजन में बड़े बड़े अक्षरों के अंदर फिर वो श्रुति शर्मा ऐसे लिखने लग जाती है, आई शो ऑल दोस थिंग किस तरीके से
उन्होंने नेविगेट किया है, जहाँ पे नहीं आता है वहां पे भी किस तरीके से बोल बच्चन किया है, ये सब धीरे धीरे आई शो यू। जस्ट अ मिनट, मैं वो देख रहा हूँ जो अर्पिता यू आस्क। ठीक है, आई बता दूंगा मैं वो किस तरीके से यहाँ पे येट वाला जो एस्पेक्ट है यहाँ पे आ गया है। देखो लेट अस सी ये वाला क्वेश्चन। मूव फ्रॉम वॉशिंगटन कंसेंसस टू कॉनवेल कंसेंसस रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम फास्ट लिबरलाइजेशन टू रैपिड decarbonization, फ्रॉम फ्रॉम प्रॉफिट टू पीपल, फ्रॉम फ्री मार्केट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप aimed at creating sustainable, equitable and resilient economies. Analyze. देखो वॉशिंगटन कंसेंसस एंड कॉनवेल कंसेंसस रिफ्लेक्ट अ शिफ्ट फ्रॉम ए, यहाँ पे दिया हुआ है बी, यहाँ पे दिया हुआ है सी। ठीक है, उसने खुद ही अपने को तोड़ तोड़ के दे दिया है, और आपको मेरे को भी नहीं पता वॉशिंगटन कंसेंसस, आपको भी नहीं पता होगा, है ना। ठीक है, इतना कोई अच्छे से कभी पढ़ा नहीं है ना आप पढ़ोगे जीवन में, है ना, लेकिन उसने खुद दे दिया है। तो आप इस पे से लिखो, फास्ट लिबरलाइजेशन से रैपिड डिकार्बनाइजेशन हो रहा है, तो उस तरीके से आपको क्या करना है। अब देखो इस इनकी कॉपी देखो, तो 15 मार्कर का मतलब 3 पेज आपको इसके अंदर भरना है। थोड़ा सा इन्होंने इंट्रोडक्शन बता दिया कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 में वॉशिंगटन बना था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, और आज के समय पे करंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से कॉनवेल बना है 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग, न्यू ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे क्या है, फास्ट लिबरलाइजेशन टू रैपिड डिकार्बनाइजेशन, पहला पॉइंट उठा लिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया अलग अलग तरीके से। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से, अब उनके पास में खुद ही नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, जानबूझ के रैपिड डिकार्बनाइजेशन आ रहा था, रैपिड डिकार्बनाइजेशन आ रहा है तो रैपिड डिकार्बनाइजेशन किससे रिलेटेड है, पेरिस प्रिंसिपल से, और नेशनली डिटरमाइन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। यहाँ पे बिल्ड बैक बेटर कोई वर्ल्ड इतना कोई आता नहीं है, बिल्ड बैक बेटर उनको दिमाग में नहीं चला, तो बीबीबी 3 बी वाला B3 लिख के आ गए। आज के समय पे आ जाएगा तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे आ जाएगा लाइफ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट, या फिर डिकार्बनाइजेशन कार्बन, या फिर वो जो है नेट जीरो बाय 2070, ऐसा वाला नेट जीरो बाय 2070, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है, जो आपको यहाँ पे क्या था, उनके पास में पेज भरने की कोशिश करी है इन्होंने, तो क्या करा, इसको एक्सपांड कर दिया है, जानबूझ के दूसरा एग्जाम्पल और भर दिया ताकि पेज भरा जाए। आई गेटिंग, क्योंकि कंटेंट नहीं है। अब ये आ जाए सेकंड पॉइंट, पीपल टू प्रॉफिट टू पीपल, ये हो गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कंटेंट नहीं है, तो थोड़ा सा इसको घुमा फिराने की कोशिश करी है, एग्जाम्पल लिख दिया। फिर यहाँ पे तीसरा आ गया, फ्री मार्केट टू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आर यू गेटिंग, सामने वाले को 3 डोमेन जो पूछे थे डायरेक्ट उन्होंने दे दिए, ले भाई 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। अब सामने वाले को थोड़ा बहुत तो इतना भी दिमाग, या फिर थोड़ी इतनी तो एम्पैथी रहती है कि यार लिखा तो है, ठीक है, और गलत ठीक ठाक लिखा, ये एग्जाम्पल भी दे रही है तो ठीक ठाक है, 3 के 3 मार्क्स, या फिर 3 के अगर 1.5 मार्क्स भी मिल गए, 4.5 आपको यहाँ से मिल गए। इंट्रोडक्शन से आधा 1 मार्क मिल जाएगा, यहाँ पे कंक्लूजन से आधा 1 मिल जाएगा, और ये येट भी लिख दिया है तो यहाँ से भी आधा मिल जाएगा, एक, यहाँ पे 4.5 5.5, और ऊपर के आधा, कितने हो गए 6 आउट ऑफ 15, क्या हो गया, अबो एवरेज आंसर। आई गेटिंग, आंसर पता ही नहीं है बंदी को, शी डजंट नो आंसर, लेकिन लिख दिया। ठीक है, चलो अब लेटर सी है ना, ये सब ये वापस से, अब देखो अगेन यहाँ पे क्या हुआ, नहीं आता है, तो ये क्या है, ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स 15% टू रिड्यूस, ये क्या है, बोल बच्चन कराए, एक आंसर को, एक एस्पेक्ट को पेज भरना था, तो कहाँ तक लेके गई, यहाँ तक खींच के ले गई। नहीं तो ऊपर वाले आंसर देखो, यहाँ पे 3 3 लाइन में फिनिश कर दिए, यहाँ पे 2 लाइन में फिनिश कर दिया, यहाँ पे क्या था, पेज भरना था तो इसको 4 4 8 9 लाइन तक लेके गई। आई गेटिंग, ये दीज आर सम स्ट्रेटेजीज, ये आपको सीखनी पड़ेगी। और फिर लास्ट में क्या दे दिया, लास्ट में उसे समझ में आया, अरे यार गड़बड़ हो गई, तो येट थोड़ा सा यहाँ पे येट वाला भी डाल दिया, येट दिस इज नॉट अ कंप्लीट रोजी पिक्चर, द प्रेजेंस ऑफ डेवलप कंट्रीज, ये थोड़ा सा ये बता दिया। आर यू गेटिंग, अर्पिता समझ में आया यस थोड़ा सर, सा। यस सर। ठीक है, अभी हम और डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, फर्स्ट है तो फर्स्ट में इतना बम्बार्ड नहीं करना चाहता हूँ। अगेन लेट अस सी द एक क्वेश्चन, examine the rationale behind the MSP and in agriculture, minimum support price in agriculture। थोड़ा सा स्लो चलता हूँ,
थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकती है आपको। एग्जामाइन द रैशनल बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। इन योर ओपिनियन, कैन लीगलाइजिंग एमएसपी प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू एड्रेस वोस फॉर फार्मर्स इन द कंट्री? अब यहाँ पे इन योर ओपिनियन पूछा है, तो आपका कभी भी मत ये नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई लागू कर दो, बहुत ही जीवन सब कुछ खत्म, बहुत अच्छा हो जाएगा, या फिर लागू मत करो। ये नहीं होता है, दिस इज नॉट अ अप्रोच। आपको क्या अप्रोच फॉलो करनी है? व्हाट इज दैट अप्रोच, बताओ। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। व्हाट इज दैट अप्रोच? डिप्लोमेटिक डिप्लोमेटिक बैलेंस। यस, अप्रोच। यस, डिप्लोमेटिक। और डिप्लोमेटिक क्या ही अप्रोच रहती है? दैट इज बैलेंस अप्रोच। ठीक है, डिप्लोमेसी वाली बैलेंस अप्रोच रहती है। अरे भाई, अभी हमारा क्या हुआ, यूएस ने हमारे साथ में इतने सब नाइंसाफी करी, स्टिल हमने क्या करा है, बैलेंस अप्रोच रखी है, डिप्लोमेटिक। अरे हमने मतलब बहुत जगह पे वी हैव आल्सो केप्ट अ साइलेंस, स्ट्रेटेजिक साइलेंस, लेकिन जहाँ पे जो है बैलेंस, मोर और लेस डिप्लोमेटिक लेवल पे हमने बैलेंस अप्रोच रख के रखी है, या फिर डिप्लोमेसी का यूज हमने किया है। अब ये देखो, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ऑल दो थिंग, रैशनल बिहाइंड 1 2 3 4, ये सब उन्होंने लिख दिया। कंटेंट हम नहीं पढ़ेंगे, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। हम्म। तो देखो क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को आपको पहले तोड़ना पड़ेगा। 15 मार्क का क्वेश्चन है, दो इन्होंने पूछी है। एग्जामाइन द रैशनल बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एमएसपी। तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, 7.5 मार्क्स यहाँ पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन है, इन योर ओपिनियन कैन लीगलाइजिंग एमएसपी कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन? यहाँ पे आ गए 7.5। लेट्स से, या तो इसको 5 और 10 का मान लो, लेकिन ठीक है, थोड़ा दोनों को बराबर इज्जत दे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रैशनल बिहाइंड, तो रैशनल के अंदर यहाँ पे रैशनल, उसके पीछे का रैशनल क्या है, डायरेक्ट पूछा क्वेश्चन, डायरेक्ट आंसर दे दिया। अब यहाँ से क्या हो रहा है, गेम चेंज हो रहा है, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है। तो डबल लाइन खींच के यहाँ पे बता दिया कि देखो भाई, आई एम चेंजिंग द सब पार्ट, आई एम चेंजिंग द पार्ट। डबल लाइन खींच दिया तो बक्सा बना देते हैं, लीगलाइजिंग ऑफ एमएसपी हैज बीन रिकरिंग डिमांड व्हिच हैज बीन बेनिफिशियल इन सम वे। क्या है सम वे? अगेन डिप्लोमेटिक वर्ड, राइट? ये सब बता दिया, बोल बच्चन, ये सब आप लिख लोगे। देन येट दिस इज नॉट अ पेनेसिया एंड मे इंजेंडर न्यू प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन। इट इज नॉट अ पेनेसिया। पेनेसिया मतलब रामबाण इलाज, रामबाण तरीका, कोई एक जड़ी बूटी खा ली एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर, ऐसा नहीं है। एमएसपी इज नॉट अ पेनेसिया। तो ये इन्होंने क्या करा, अब ये देखो, यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे क्या करते हैं, चैलेंजेस या फिर अपॉर्चुनिटीज लिख दी और डायरेक्ट चैलेंजेस लिख दिया। इन्होंने क्या करा है, या फिर आप लिख सकते हो कॉन्स, और कॉन्स लिखा और 1 2 3 4 लिख दिया। लेकिन व्हाट शी हैज रिटन, शी हैज रिटन येट दिस इज नॉट अ पेनेशिया एंड मे इंजेंडर द न्यू प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या है, इन्होंने क्या किया है, फ्लो प्रोवाइड किया है, फ्लो। और मैंने क्या बोला था आपको, अभी मैं बताऊंगा आपको एक कॉपी जिसके अंदर आपको पानी जैसा फ्लो मिलेगा। तो ये है, आपको यहाँ पे फ्लो देखने को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? कहीं पे भी आपको ऐसा लग नहीं रहा है कि तोड़ दिया है या टुकड़ा कुछ पड़ा हुआ है, ऐसा पीस कुछ नहीं है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप शुरू से लास्ट तक पढ़ोगे, आपको लगेगा ही नहीं कि आप लोग का कहीं पे ब्रेक डाउन हुआ है। तो दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर आंसर, दिस इज द क्वालिटी ऑफ आवर प्रेजेंटेशन। ये वाला जो ये लाइन है, इट हैज प्रोवाइडेड अ वेरी मच, यहीं पे उसके आधे एक मार्क ऐसे ही बढ़ जाते हैं श्रुति शर्मा के। ठीक है, अब ये वापस से 1 2 3 4 यहाँ पे लिख दिया है। दस दलवाई कमेटी रिकमेंडेड कि इस तरीके से एग्रीपनर को इस तरीके से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया इसको कि यार बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे लिख दिए अपन ने। अब चलो एंड कर दो, तो यहाँ पे छोटे छोटे में दलवाई कमेटी, नहीं तो वे फॉरवर्ड या ये कुछ और भी भर देती है अगर इसके पास में शी इफ शी हैड अ स्पेस। नॉनदलेस, ऑलरेडी क्या पूछा था, ऑलरेडी दो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चन थे, इसके लिए इनके पास भी ज्यादा अवेलेबल स्पेस नहीं थी। लीगलाइजिंग पे लिख दिया, और उसके नॉन लीगलाइजिंग पे उसके इट इज नॉट अ पेनेशिया लिख दिया, और यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। राइट, गॉट इट? यस सर। गौरव, अर्पिता, अज्जू, यस। ओके। ठीक है, तो ये आपको दो तीन अभी हमने आंसर देखे किस तरीके से शी हैज प्रेजेंटेड।
अभी जो है ये आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। कल हम देखेंगे, कल आज हमने देखा कि यूपीएससी का एग्जामिनर किस तरीके से सोच रहा है, हाउ द एग्जामिनर थिंक। टुमारो विल लर्न अबाउट हाउ टू ग्रैब देयर अटेंशन इन द फर्स्ट 3 लाइन। शुरुआत की 3 लाइन लिख के हम किस तरीके से सामने वाले का अटेंशन ले सकते हैं। और कल की क्लास जो हमारी रहेगी, इट विल बी राइटिंग किलर इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि यू हैव टू बी देयर बिकॉज योर फर्स्ट इंप्रेशन कैन फेच यू द फर्स्ट एक्स्ट्रा मार्क। तो ये अगर आपका अच्छा इंप्रेशन रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ज्यादा स्कोर मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यू विल गेट दैट एक्स्ट्रा मार्क। ठीक है, तो हाउ टू ग्रैब योर अटेंशन बाय फोकसिंग ऑन द इंट्रोडक्शन, वो हम कल पढ़ेंगे। राइट, दिस इज ऑल फॉर टुडे। डू यू हैव एनी डाउट? गौरव, अर्पिता, अज्जू? नो सर। जी, ओके, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।